अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मुल्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे से कर चुके होंगे और एक वीकेंड के बाद फ्रेश होके हाजिर है आपके साथ। और आप लोग अपनी सुबह का आगाज़ भी अच्छे से कर चुके होंगे। जो काम वाले लोग हैं वो अपनी वर्क प्लेसेस पे चले गए होंगे। अपनी सुबह का आगाज़ चाहे वो मंडे हो या हफ्ते का कोई भी दिन हो, मस्बत सोच के साथ करें, कोशिश करें टाइम मैनेजमेंट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के बगैर कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। और कोशिश करें कि जब भी अपनी सुबह का आगाज़ करें तो अपनी सुबह की रूटीन में कुछ चीज़ें शामिल कर लें जिनको किए बगैर आप घर से बाहर भी ना जाएं। और सुबह उठते ही जैसे नमाज के बाद आप बाकी चीज़ें करते हैं तो अपनी एक डेली की टू डू लिस्ट बनाएं। कोशिश करें जिसमें आप अपने डेली के काम जो कि आपने करने हैं उसको मेंशन करें। अपने नाश्ते को कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी माइंड प्लानिंग के लिए आप बेशक काम भी करते हैं, उसके लिए आपकी हेल्दी बॉडी के साथ साथ हेल्दी माइंड होना ज़रूरी है। और वो कैसे हो सकता है? जब आपकी बॉडी को हेल्दी और गुड फूड जाएगा तो आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से एक्टिव होंगे। और इसी के साथ साथ जब हम बॉडी की बात करते हैं तो माइंड की भी बात साथ ही करते हैं। तो जितना आप अपने दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी देंगे, मस्बत सोच रखेंगे, उतना आपकी बॉडी हेल्दी भी फील करेगी, अच्छा भी फील करेगी। तो मस्बत सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज़ हम भी करते हैं, आप भी करिए। इसी के साथ जो हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ आपको। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मलिक अदनान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं मेहर इमरान नवाज साहब जो कि रिपोर्टर हैं रोही 10। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अलीज़े, बिल्कुल ठीक। और मैं महर इमरान हूँ। ये मेहर कराची और कराची में मेहर बोलते हैं और यहाँ साउथ में महर होते हैं। अच्छा, लेकिन लफ्ज तो एक ही है ना? एक ही है, बस उसको प्रोनाउंस करने का तरीका अलग है। जैसे इंग्लिश में आप एक ही लफ्ज है लेकिन आप उसको अमेरिकन एक्सेंट में बोल लें, ब्रिटिश एक्सेंट में बोल लें तो उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है दोनों में। यानी अब आपको हम महर बुलाया करें। ठीक है। तो ये कास्ट का नाम है मैम? ये हाँ, कास्ट तो नहीं है लेकिन जैसे मलिक हैं, जैसे किसी कास्ट से पहले जो सब कास्ट है ये वो होती है। अच्छा, जैसे कुछ लोग चौधरी लगा लेते हैं। अब हम चौधरी हम सयाल हैं, महर आगे सयाल नाम के साथ। तो ये जो महर यहाँ पे महर है, लेकिन आप मेहर बोल रही हैं। अच्छा, ये वो कितने मेहर अली कितने तेरी से ना गुस्ताख अखियां कितने जा रही हैं, ये वो मेहर जो बोलते हैं ना, ये वो मेहर है। अच्छा, यानी हम आपको महर बुलाएं। जी जी, ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ मैंने आपको पहले भी तारुफ करवाया कि जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार भी मौजूद हैं मलिक अदनान अहमद साहब। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, चूंकि आप अदालत के जितने भी सारे प्रोसेस हैं आप उनको भी देख रहे होते हैं, तो मुझे बताएं एक सबसे बड़ा और अहम मसला जो कि हर मुल्तान का शहरी जिसका शिकार है और जिसको भी देखें वो गिला करता हुआ नजर आता है इस बात पे, ये जो कोर्ट की पार्किंग है। पार्किंग का एक बड़ा मसला है, प्रॉब्लम रही भी है और प्रॉब्लम अभी तक जारी भी है। तो कई वादों के बावजूद भी कचहरी पार्किंग का जो प्लाजा है वो फाल नहीं हो सका। इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्यों नहीं हो सका और अवाम मुसलसल प्रॉब्लम्स का शिकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जैसे आपने मुस्बत बातों की निशानदही की और इंसान को बड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए और वाकई इससे जो है ना आपका एक अच्छा माशरा जो है वो तख्लीक और जन्म पाता है। और हमें पॉजिटिविटी ही, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिविटी होती है और एक पॉजिटिविटी। और हमें हमेशा जो है ना वो नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी तलाश करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। दूसरा, आपने जैसे निशानदेही की है, बिल्कुल ये निशानदेही हम बरसों से करते आ रहे हैं। और ये जब पार्किंग प्लाजा का आगाज़ हुआ तामीर का, तो उस वक़्त इसका टाइम फ्रेम फिक्स किया गया था 2 साल, आई थिंक। अच्छा, 2 साल के अंदर ये तकमील होना था और उसके बाद फ़ाल होना था। ठीक है। अब ये लास्ट ईयर फ़ाल होना था इसको ना, लेकिन जैसे हमारे इलेक्शन हुए जनवरी में, उसके बाद हमें बताया गया कि ये आपको मार्च में हैंड ओवर कर देंगे ताकि आप इसके जितने भी मसाइल हैं पार्किंग के वो हल हो सकें। फिर हमने मुतअद्दिद मीटिंग्स की, जुडिशरी के साथ भी मीटिंग्स हुई, इंतजामिया के साथ भी हुई। कमिश्नर साहब बड़े माशाल्लाह, उन्होंने बिल्डिंग डिपार्टमेंट को उन्होंने जो है ना कहा
क्योंकि वो बड़े पार्टिसिपेट किया उन्होंने भी। कमिश्नर मुल्तान जो है वो बड़े वीएन रखते हैं। आमिर करीम खान साहब, हमारी मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई हैं उनके साथ, वो बहुत प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उनमें से एक ही प्रोजेक्ट जैसे बिल्डिंग, क्योंकि वो यहाँ पे डिवीजनल हेडक्वार्टर में पूरे डिवीजन को देख रहे हैं, तो तमाम इदारे उनके अंडर है, तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी उनके अंडर आता है। तो उन्होंने फिर बिल्डिंग डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा तलकीन की कि आप इसको फिल फॉर जो है मुकम्मल करके हैंड ओवर कर। फिर कमिश्नर साहब को उन्होंने 15 मई की डेट दी। 15 मई गुजर गया, मुकम्मल नहीं हुआ, फिर जून भी गुजर गया और अब जुलाई आ गया। अब ये देखें कि मैं बल्कि आपके चैनल से भी ये पैगाम देना चाहता हूँ और इस पर जो है मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, जो कि पंजाब की दूसरी बड़ी और पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है, उसका ये देरीना मुतालबा है। इस देरीने मुतालबे को आला हुकाम जो हमारे जजेस हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और इसके अलावा चीफ जस्टिस पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुदारा इसको देखें, फोकस करें। मुल्तान कचहरी का जो चौक है वो एक बेहंगम किस्म की ट्रैफिक है, वहाँ से एम्बुलेंसेज गुजरती हैं, लोगों को इतनी जल्दी होती है वहाँ से गुजरते हुए कि वहाँ से आप गुजर नहीं पाते, इवन के मोटरसाइकिल तक नहीं गुजर पाता। सर, तो हम क्या रुकावट है कि आप उसको तकमील के बावजूद उसमें क्यों रुकावट, कोई ऐसी रुकावट है जिसकी वजह से उसको शिफ्ट नहीं किया जा रहा? तो उसको फिल फॉर जो है पार्किंग को शिफ्ट किया जाए, मुंतकिल किया जाए, ताकि स्मूथ एक ट्रैफिक जो है वो कचहरी चौक से सर बड़ा मसला है ये, क्योंकि आम आवाम जो अपने ऑफिस के लिए निकल रही होती है सुबह के वक्त, किसी ने 8 बजे पहुंचना है, किसी ने 9 बजे, बड़ी स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स होती हैं ऑफिस की ऑब्वियसली। और फिर इसके बाद आपने एम्बुलेंसेज की भी बात की कि हॉस्पिटल्स में लोगों ने जाना है, इतनी इमरजेंसी की सूरत में भी अब हम आने जाने में ट्रस्ट में हम भी डेली आते हैं, तो उसी रास्ते से गुजर के आना होता है, तो 5 से 10 मिनट आपको उस एक स्पेसिफिक जगह पे लग जाते हैं जहां पे ट्रैफिक इस कदर होती है कि आपका वहां से गुजरना नामुमकिन होता है। अक्सर आधा घंटा ट्रैफिक मैं खुद शिकार रहा हूं। कितना फासला है एक हमारा सेशन गेट से कचहरी चौक का, इस फासले को भी मैंने एक घंटे में अबूर किया है। यानी ऐसे बम्पर टू बम्पर जैम ट्रैफिक है यहाँ पे, और फिर ट्रैफिक हादसा का भी शिकार होते हैं लोग इसी रश में। तो इसलिए ये जो है ना ये देरी, और वो मुकम्मल हो चुका है। वो मुकम्मल होने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल होने के बाद क्या रुकावटें ऐसी जो कि आप लोगों को हैंड ओवर नहीं किया जा रहा? जी यही तो मैं है कि आपके चैनल से मैं ये पैगाम भी दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि अब इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, तमाम चीजें मुकम्मल हैं। वहाँ पर कैमरे भी इंस्टॉल हो चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी का भी जो है ना वो तकरीबन फराहमी जो है वो मुकम्मल होने को हो चुकी है। बाकी कंस्ट्रक्शन वर्क और फिनिशिंग और ये सारी चीजें मुकम्मल है, तो उसको आज शाम को भी हैंड ओवर कर दें तो मेरे ख्याल में कोई रुकावट नहीं है, ताकि ये शिफ्ट हो जाए, स्मूथ ट्रैफिक चले, लोगों को आसानियां हों और एक अच्छा बेहतरीन ट्रैफिक का वही ना, एक तरफ हम रोड्स को खुला करते जा रहे हैं, रोड्स को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हम ऐसे प्रॉब्लम्स को नहीं देख पा रहे जिसकी वजह से हमारी आम आवाम बहुत मुश्किलों का शिकार है। अच्छा महर साहब, आप बताइएगा, अब मैं आपके नाम को दुरुस्त करने की कोशिश करूंगी बार बार बोलने के बाद। अच्छा, जब से हमारी चेंज हुई, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी अपनाई है और जो लोगों को बड़ी ऐसी पॉलिसीज भी दी हैं जिससे हमारी आम आवाम के लिए बड़ी सहूलियात मुहैया भी की हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी की जो रिपोर्ट है, जो उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, वो मंथली बेसिस पे जाती है। बिल्कुल। तो मुल्तान पहले नंबर पर भी रह चुका है, दूसरे पे भी रह चुका है, तो मुल्तान बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा है। तो अब एक तो क्या रिपोर्ट है और कौन से इंडिकेटर्स पर जो है ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाती है आगे इदारों को? बिल्कुल अलीज़ा, जिस तरह आप बता रही हैं कि भाई इसमें कौन से इंडिकेटर्स हैं, बल्कि पूछ रही हैं, और हम आवाम को भी ये बताएंगे। एक तो हुकूमत पंजाब जो मरीम नवाज साहब है, उनका हमेशा से ये विजन रहा है और उन्होंने आते ही इंडिकेटर्स जो हैं वो मुतारफ़ करवाए हैं कि पूरे पंजाब में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो डिवीजन्स हैं, उनकी कारकर्दगी को जांचा जाएगा और फिर नंबर दिए जाएंगे कि कौन सा पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे और कौन सा 40वें नंबर पे है, और ताकि वो जो आखिरी नंबर पे जा रहे होते हैं वो मज़ीद मेहनत करें, अपने इंडिकेटर्स बेहतर करें और पहले दूसरे नंबरों पे आएँ। ठीक है। तो इसमें मुल्तान की जिस तरह आप बता रही हैं कि मुल्तान पिछले और उससे भी पिछले मंथ में मुल्तान पहली और दूसरी पोजीशन पे रहा है। अब ये तीसरा जो है, अभी सिर्फ रेवेन्यू की कारकर्दगी, कल रिपोर्ट परसों जारी हुई है,
उसमें आखिरी जो नंबर था 40वां नंबर वो मुल्तान का आया है। तो उस पे बड़ी हैरानकुन एक बात थी। देखें कि एक डिस्ट्रिक्ट है वो तीसरे मंथ में पहले नंबर पे, 2 मंथ में पहले पे था, तो तीसरे में भी होना चाहिए था, क्या वजूहत थी। फिर मेरे पास जिला इंतजामिया की बीट है, तो मैं गया डिप्टी कमिश्नर साहब से भी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो इन मामला को देखते हैं, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, अब इंडिकेटर्स आप पूछ रही हैं, इंडिकेटर ये हैं हमारे मुल्तान में सड़कों की मुरम्मत के हवाले से कितना काम हुआ है, वासा का क्या सूरत हाल है, उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की हम बात करें, महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से 33 इंडिकेटर्स हैं टोटल, जिनको देख के जो है वो किसी भी इंतजामिया की कारकर्दगी का वो रिपोर्ट जांचा जाता है। और होता क्या है कि ये खुद जो है यहाँ से बना के भेजते हैं कि इतनी वायलेशंस के हमें जो एप्लीकेशंस या इनके जो पोर्टल्स बने हुए हैं उन पे वायलेशंस की कंप्लेंट मसूल हुई हैं, इतनी हमने रिजॉल्व कर दी हैं, ये नहीं हो सकी, इनकी क्या वजूहत हैं। कुछ फंडिंग के मामलात होते हैं, कुछ इनकी कोताही होती है, तो उस चीज को देखते हुए ये तमाम जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो जांची जाती है। तो अब इनका ये कहना था कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हमारे हैं, इन्होंने जब एंट्रियां डाली तो कुछ कम एंट्रियां डाली, जिसकी वजह से नंबर हमारे वहां शो नहीं हुए, और आखिरी नंबर पे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की गलती है, हमारा जो नंबर है वो पहले 10 नंबरों में है। अब ये क्लेम कर रहे हैं, और इनका ये भी इंतजामिया का कहना है कि हमने दोबारा करेक्शन करके अपने जो फिगर्स हैं, जो एंट्री हैं वो भिजवाई हैं। अब दोबारा जैसे ही वो शाया होगी तो उसमें देखा जाएगा कि रिपोर्ट जो है कितने। और ये 2 अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, एक पंजाब रेवेन्यू का है, एक पूरा ओवरऑल है। ओवरऑल की अभी रिपोर्ट आना बाकी है, ओवरऑल की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। ये सिर्फ पंजाब की थी, ये रेवेन्यू की थी। ओके, ठीक है। तो मुझे ये भी बताइएगा कि कमिश्नर मुल्तान के जो दौरे चल रहे हैं इस वक्त, और मुल्तान शहर में जो पार्क्स की सूरत हाल है वो इस वक्त क्या है, और उस पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं मज़ीद? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और सबसे अहम सवाल ये है कि जब हम सुबह सवेरे वॉक के लिए बाहर निकलते हैं, आया कि हमें पार्क। अच्छा, बात हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, सवाल मैंने आपसे कर लिया। ब्रेक पर जाते हैं हम, अभी वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और बड़े अहम मौजू पर बात कर रहे थे मार साहब आपसे। सवाल ये था, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कि कमिश्नर साहब के दौरे चल रहे हैं मुल्तान शहर में, और मुल्तान शहर में जो पार्क्स की सूरत हाल है वो इस वक्त क्या है और क्या इकदाम किए जा रहे हैं पार्क्स की सूरत हाल को मजीद आवाम के लिए बेहतर बनाने के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था कि मुल्तान में वॉक के लिए जब हम बाहर निकलते हैं, मुल्तान शहर में जहाँ जो रह रहा है उसे बखूबी अंदाज़ा होगा कि अपने उसके घर के बाहर कितने दूर उसको जो है पार्क की फैसिलिटी मिल रही है। और सर, हमें खुद वॉक के लिए 15 मिनट दूर जाना पड़ता है। 15 मिनट। अब ये देखें कि बनता तो ये वो भी सिर्फ अगर हम आपको गाड़ी का सफर बताएं तो वो 15 मिनट दूर है। अगर आप पैदल चलने की बात करें तो वो तो फिर वो वॉक आपकी पार्क पहुंचने से पहले मुकम्मल हो जाएगी। तो इसमें जो है, एक तो हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। जब सिटी डेवलप हो रहा होता है, जब कोई मोहल्ला, कोई वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बन रही होती है, तो वहाँ पार्क का बनना जो है वो ज़रूरी होता है। तो बदकिस्मती से जो है हमारे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारा जो शुरू से प्रोजेक्ट बना हुआ है। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूंगा आमिर करीम खान जो कमिश्नर मुल्तान के मौजूद हैं, उनकी बड़ी फोकस है इस हवाले से कि वो आते ही उन्होंने ना 1 हफ्ते में 2 पार्क उन्होंने विज़िट ज़रूर करना होता है, और उन पार्क्स में जो मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उनको दूर करके और वहाँ पे फंडिंग दे के और उनको बेहतर बनाने के लिए इकदाम वो कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं जब से वो तैनात हुए हैं, हर हफ्ते में 2 पार्क का विज़िट भी होता है। पार्क में बदहाली के जो वहाँ पे जिम्मेदारान होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी भी मुल्तान में जो बेशतर पार्क्स ऐसे हैं जिनकी खस्ता हाल हैं, जिनको अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे मैं फिर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, MDA जब अप्रूवल दे रही होती है उन सोसाइटीज़ को जब फॉल करने के हवाले से, तो वहाँ पे वो विज़िट जाके खुद उनको करना चाहिए। नक्शों में तो पार्क्स वो ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जब जाते हैं तो पार्क वहाँ पे कुछ होता नहीं है। अगर होता भी है तो जब पूरा वो सोसाइटी बन जाती है तो वो पार्क को कट कर करके वहाँ पे वो और अपनी कमर्शियल एरिया बना लेते हैं।
और इस वक्त मैं बल्कि आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ये निशानदेही करना चाहूँगा कि हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बारहा मुख्तलिफ जो उनकी जजमेंट्स है उन्होंने कहा हुआ है कि पार्क्स में किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, नहीं हो सकती। अब मुल्तान में हमने देखा कि पार्क्स में ड्रिंक कार्नर्स के नाम पर दुकानें बन चुकी हुई हैं। आप इधर जाएं, ईदगाह वाले इवेंट्स भी होते हैं, इवेंट्स भी होते हैं और वो भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि पार्क एक मेंटली सुकून वाली जगह है जहाँ पे लोग खवातीन भी बच्चे भी जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने वॉक करनी होती है और ख़ुद को पुरसकून रखना होता है। तो वहाँ पे अब क्या है, मुख्तलिफ दुकानें खुल चुकी हैं, शॉप्स बन चुकी हैं और इसको PHA कमर्शलाइज कर रहा है। तो इस पे जो है मैं बल्कि जनरल सेक्रेटरी साहब के तवस्सुल से ये भी कहना चाहूँगा कि हाई कोर्ट की 12 जजमेंट्स हैं और आप इस पे मेरा ख्याल है रिट में जाना चाहिए कि आप देखें ईदगाह वाले पार्क में दुकानें 8-10 उस पार्क में बन चुकी हैं और लोग कुर्सियाँ उठा के वहाँ बैठते हैं। वहाँ एक जो बच्चे हैं, जो फैमिलीज हैं, वहाँ पे आसानी के साथ नहीं वहाँ पे इंजॉय कर सकते, बच्चों के लिए प्ले लैंड्स होते। हाँ, तो ये मुल्तान में मुमताज़ाबाद पार्क में है, ये अब कमर्शलाइजेशन की, ये तो वो पार्क हैं जो गवर्नमेंट की मलकियत है। तो इसलिए जो है पार्क की बदहाली है, इनको बेहतर करने के अलावा सफाई की सूरत हाल भी है जो वो भी बड़ी नाकिस है। ऐसे ही है सफाई, अब जब से इन्होंने वो की है, आउटसोर्स की है, तो मेरा ख्याल है मुल्तान में बेहतर है। लेकिन अभी भी उनके पोर्टल हैं, मैं लोगों को भी ये कहूँगा जहाँ पे देखें कि सफाई नहीं एक दिन में नहीं आए वहाँ पे खाकरोब या वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन, तो फौरन उनको जो है पोर्टल पे अपडेट करना चाहिए। हमारे लोगों का ये भी बड़ा अलमिया है कि हम किसी एक बंदे की कंप्लेन से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ये भी बड़ी सोच है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी एक की कंप्लेन से बहुत बड़ा चेंज आ सकता है मुआशरे में। कंप्लेन ये नहीं आपने पेज पे लिखा है और आप दफ्तरों के धक्के खा रहे हैं, आप ऑनलाइन सिस्टम है, आप उनका पोर्टल खोलें, हर वहाँ पे मोबाइल में तस्वीर डालें उन्हीं के पेज पे और एरिया मेंशन करें और कहें कि यहाँ पे ये आपके लिए, यानी अवाम को किसी तरीके से तंग नहीं किया जाएगा। जो इंसान कंप्लेन कर रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सिंपली आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए इस चीज को आसान बना रहे हैं ताकि अपर लेवल तक आप और इंडिकेटर्स हैं। अब देखें, अगर ना वो करेंगे, हल नहीं करेंगे तो उनके नंबर कम होंगे और वो फिर एंड वाले नंबर, और फिर हम गिला भी गवर्नमेंट से ही कर रहे होते हैं कि ये मामलात हैं, ये इनका हल नहीं निकाला जा रहा। तो इसके लिए हमें ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, वो पोर्टल्स भी आप आवाम को बता दें ताकि देखिए सफाई वाले वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उनका आप फेसबुक पे उसको सिर्फ सर्च करें, फेसबुक पे वो आ जाएगा, उनके सिर्फ उस कमेंट्स वाले सेक्शन में वो लिख दें, यही पोर्टल है। आप DC का पेज बना हुआ है जिला, और कमिश्नर का अपना पेज है अपने नाम से, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, पुलिस का ऐसे CPO मुल्तान, उसी उन्होंने बंदे रखे हुए हैं उनके, जो वो उसको रोजाना सर्च कर रहे होते हैं और वहाँ पे जो भी कंप्लेन होती है उसको रिजॉल्व कर रहे होते हैं, फौरन टीम में भिजवा डेली बेसिस पे एनालिसिस वासा का इसी तरह पानी का जो इशू है, अगर नहीं होता बार बार आप उसको अपडेट करें। यानी कि ये इमरान भाई कैसे बात कर रहे हैं कि आप देखते हैं CPO मुल्तान, कमिश्नर मुल्तान, ये फेसबुक पे पेज बने हुए हैं, उन तमाम पेजेस पर उनकी कारकर्दगी वो खुद भी दिखा रहे होते हैं, नीचे कमेंट्स में भी आप उनको टैग कर सकते हैं। ये सिर्फ आप सबकी सहूलत के लिए हम आपको ये एक प्रोसेस बता रहे हैं कि अगर आप लोग कंप्लेन करना चाहते हैं, अगर आपको अपने इर्द गिर्द के पार्क्स में किसी भी किस्म की ऐसी सूरत हाल नजर आती है तो आप इस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, वजीर आला ने बाकायदा अपने वो नंबर दिए हुए हैं कि कंप्लेन नंबर है, आप अभी से सर्च करें। वजीर आला पंजाब के पोर्टल पे भी बारहा हमने इंतजामिया के खिलाफ ये शिकायत की है, नहीं हल हो रही, तो फिर वो पोर्टल भी है, आपके पास तो एक्सेस है इस वक्त। एक आम बंदा वजीर आला तक अपना मैसेज इजीली पहुंचा सकता है। ठीक है अदनान साहब, 2026 में सिटी जुडिशियल टावर जो था वो मुकम्मल होना था, लेकिन अभी सुनने में भी ये आ रहा है कि मजीद उसको 3 साल लग जाएंगे। अच्छा, इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है, सूरज मैंने VIP कॉलोनी जोशी 82 से बोल रहा हूँ। ये 98 में ये कॉलोनी तैयार होती तो पार्क बनाए थे, बहुत बड़े बड़े जनाजे भी होते थे, फंक्शन भी होता था। अब इन्होंने ये हाल कर दिया कॉलोनी वालों ने, साथ ही साथ कब्जा करने के लिए पार्क के झूले जितने जो उतार के इन्होंने बेचे, ये गिलानी के तौर पे इन्होंने ये काम किया है, सब बेच दिए। अब आगे इतना हाल हो रहा है। दूसरा स्पेशल प्लांट बना हुआ था छोटे पार्क, गोल पार्क पे, 2 चौक पे,
उसको भी बर्बाद कर दिया। हालांकि मैंने 2013 से नसीम सादिक साहब ने ठीक है। मेरे पास होल्ड भी किया था, उसको मैं ओके। की हुकूमत है। ठीक है जी, ब्रेक के बाद आपके इस सवाल का जवाब देते हैं। वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का, हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हम बड़े अहम मौजू पर बात कर रहे थे। अदनान साहब, मैंने आपसे सवाल भी किया, लेकिन उससे पहले हम उस सवाल का जवाब दे देते हैं जो कि कॉलर ने किया था। मुझे इमरान साहब आप जवाब दीजिएगा, कॉलर ने भी एक बड़ा अहम सवाल किया है। उन्होंने कहा कि सूरज म्यानी में जब ये सोसाइटी बनी थी 2 बड़े पार्क दिए गए थे, वहाँ पे झूले लगाए गए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, तबाह हो गया, लोग वहाँ पे अब कब्जे कर रहे हैं, पार्क कम हो गए हैं और वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट भी चोरी हो गया। अच्छा। और ये दौर जो है उन्होंने कहा ये 2013 से 14-15 से ये काम चल रहा है, इस वक्त खस्ता हाल है। तो उनकी शिकायत सुन ली है, बल्कि मैं जब कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से मीटिंग्स होती हैं तो आप इस मौजू को डिस्कस और भी हम करेंगे। वहाँ जाके मौके पे भी उसको जो है हाईलाइट ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा अदनान साहब, आपकी तरफ वापस आऊंगी कि 2026 में जो सिटी जुडिशियल टावर के नाम से एक टावर मुकम्मल होना था, उसको अब सुनने में आ रहा है कि मजीद 3 साल उस पर लग सकते हैं। तो क्या वजूहात हैं इसके, इतना डिले का शिकार क्यों है? जी बिल्कुल, हमारे मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ जस्टिस जनाब रिटायर्ड जस्टिस कासिम खान साहब और चीफ जस्टिस रिटायर्ड अमीर भट्टी साहब, उनके विजन थे। उन्होंने जो मुल्तान के ये मसाइल थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उनको देखते हुए ये 2 हमारे प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे शुरू किया। और उनमें से एक प्रोजेक्ट पर मैंने पहले भी थोड़ी ब्रीफिंग दी है, बताया कि वो पार्किंग प्लाजे के हवाले से है, और दूसरा जो मेगा प्रोजेक्ट है वो जुडिशियल टावर की सूरत में है। तो ये जुडिशियल टावर इस वजह से यहाँ बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ नाकाफ़ी जगह थी जो जजेस के लिए। तो ये हाई राइज बिल्डिंग प्लान की गई जो पूरे पंजाब में मेरे ख्याल में एक मुनफरद किस्म की बिल्डिंग है। ऐसी बिल्डिंग कहीं पर भी जो है वो तामीर नहीं की गई, और इसको इसीलिए यहाँ पे तामीर किया गया ताकि ये जो हमारी सिटी कोर्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि 0 माइल है मुल्तान कचहरी, तो यहाँ लोगों को बहुत आसानी से अप्रोच है। तो अब उसकी तकमील जो थी वो 2025 में होनी थी, फिर 2026 में, ये 3 से 4 साल पहले ले चुका है। अभी हमने, बल्कि इमरान साहब भी साथ ही थे मेरे, हमने इकट्ठे मिलके, और उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर था, उसके साथ मिलके हमने जो जुडिशियल टावर है उसकी तकमील के हवाले से, उसकी तामीर के हवाले से हमने वहाँ विज़िट भी किया। और विज़िट करने के बाद हमने ये देखा कि वहाँ अभी जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ बनाया गया है। ग्रे स्ट्रक्चर के अलावा वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है जिससे 1 फ्लोर या 2 फ्लोर भी फंक्शनल हो सके। अच्छा। मैंने एक मीटिंग में, बल्कि हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस की मीटिंग होती है, मैंने वहाँ पर भी सेशन जज साहब को एक ओपिनियन, एक राय दी थी कि आप जब तक ये 10 मंजिला मुकम्मल नहीं होता, आप इस तरह करें कि फ्लोर के हिसाब से इसको मेंटेन करके बना लें, कि पहले 1 फ्लोर को बना के फिनिशिंग करके वो हैंडओवर कर दें, उस पर कोर्ट्स को शिफ्ट कर दें, क्योंकि यहाँ बर्डन बहुत ज्यादा है। फिर दूसरा फ्लोर फाल कर लें, वहां कोर्ट्स को शिफ्ट कर दें, फिर तीसरा, इस तरह से फ्लोर बाय फ्लोर कर लें, क्योंकि अगर ये 10 फ्लोर को मुकम्मल होने का इंतजार करेंगे तो मजीद फंड्स, क्योंकि है नहीं फंड्स अच्छा के अदनान साहब, मतीतल पे जो कोर्ट्स नए बने थे, तो फिर इस टावर, ये जब टावर फाल हो जाएगा, सिटी जुडिशियल टावर, तो फिर क्या वो नए कोर्ट्स यहाँ पे शिफ्ट कर दिए जाएंगे या मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए जाएंगे? देखिए, ये जो हमारा जुडिशियल टावर है ये हमारे सिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुल्तान है, यानी कि यहाँ पर जैसे लाहौर में ऐवान अदल है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, सिविल कोर्ट और मजिस्ट्रेट यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो जो हमारा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है मतीतल पे, वो हमारी स्पेशल जो हमारी कैडर्स कोर्ट्स हैं उनके लिए है। वहाँ पर बैंकिंग कोर्ट है, बैंकिंग क्राइम कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, उसके अलावा एंटी करप्शन कोर्ट है, नैब है। इस तरह की जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वो तमाम वहाँ पर काम कर रही हैं। तो मुस्तकबिल में भी अगर ये मुकम्मल हो जाता है, फिर भी वो वैसे ही रहेगा, वहाँ पे अदालतें काम करती रहेंगी। ये फिर ऐसा होगा कि मुस्तकबिल में 5 साल 10 साल के बाद जब मुल्तान की डिवीजन होनी है, जिस तरह लाहौर में ऐवान अदल और मॉडल टाउन कोर्ट्स हैं, तो फिर ये होगा कि ये सिटी कोर्ट्स हो जाएंगी और वो सदर की कोर्ट्स बना दी जाएंगी, वो खत्म नहीं होंगी, शिफ्ट हो जाएंगे, उसको यानी कि मजीद मॉडिफाई कर दिया जाएगा। ये कोर्ट्स भी रहेंगी स्पेशल। फिर बाद में इसको ये कि जब मुल्तान की डिवीजन होगी तो डिवीजन के साथ साथ उसको हम
अलग कर देंगे कि ये फलां कोर्ट्स हैं। अच्छा अदनान साहब, एक बड़ा अहम मौजू है, जब हम कचहरी का नाम लेते हैं तो कचहरी के अंदर जो आम आवाम आती है उनके भी लड़ाई झगड़े देखे जाए तो वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि आम आवाम वहाँ पे कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर चला जाता है तो वो अपने आप को सेफ फील नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फीमेल चली जाती है तो वो अपने आप को सेफ फील नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई झगड़े के जो वाकयात हैं वो इतने बढ़ चुके हैं। फिर अगर हम बात करें वुकला की, तो वुकला की जानिब से भी तशद्दुद जो है वो देखने को मिलता है। तो इस पर इसकी वजूहात क्या हैं और इसको रोका कैसे जा सकता है, आप इस पर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि इनसफिशिएंट सिक्योरिटी है ना। हाँ जी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाहिर है अब हम यहाँ पे सारी चीज़ों को देख रहे हैं, हमारी इस पर मीटिंग्स भी होती रहती हैं। अभी अच्छा। रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार मलिक जावेद डोगर साहब, उनका वीएन भी है और उनकी क़यादत में डिस्ट्रिक्ट बार में जो है वो तमाम जो है काम किए जा रहे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट और बाकी एग्जीक्यूटिव ने सीपीओ से भी मुलाकात की, जिसमें मैं भी शामिल था। तो हमने सीपीओ साहब को निशानदेही की कि कचहरी जो है वो यहाँ पर जाहिर है जजेस भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, लॉयर्स हैं, लिटिगेंट हैं, तो ये एक 25 से 30 हज़ार लोग रोज़ाना यहाँ विजिट कर रहे हैं और 6 से 7 हज़ार वकला यहाँ मौजूद हैं, फिर जजेस। तो लिहाजा यहाँ जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो इनसफिशेंट है। हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ताकि कचहरी में जो यहाँ लड़ाई झगड़े के वाकयात हैं, जो आवाम आपस में लड़ रही है, मुकदमात एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने दर्ज करवाए हुए हैं, फिर जैसे ही वो पेशी पर आते हैं, पेशी पर आने से पहले या आने के बाद वो बाद में लड़ पड़ते हैं और लड़ने के बाद वहाँ पर एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हो जाते हैं और एक दूसरे को मारते पीटते हैं। तो इसकी हमने निशानदेही की है सीपीओ साहब को। उन्होंने बल्कि पहले हमारे पास डीएसपी हेडक्वार्टर भी आए थे और हमारा बल्कि एक दरीना मुतालबा ये भी है, जो नेशनल बैंक के साथ जो एक छोटा गेट है वो भी इसी वजह से बंद किया हुआ है कि सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे नक, ताकि कोई ऐसा वाकया ना पेश आ जाए, इस वजह से वो बंद है। लेकिन इसकी निशानदेही भी हमने की है कि सिक्योरिटी, जैसे अगर 20 एहलकार हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो हमें 40 चाहिए वहाँ पे, यानी उसको डबल किया जाए। 40 अगर वहाँ पर एहलकार होंगे और उसमें से लेडी एहलकार भी होंगी, देन जाके इसकी सिक्योरिटी मुनज़्ज़म हो सकेगी। बिकॉज ऑब्वियसली अभी लेडी कांस्टेबल्स तो नहीं है। लेडी कांस्टेबल 2 से 3 है, लेकिन वो भी इनसफिशिएंट है। जाहिर है खवातीन भी बहुत ज़ाहिर है, आवाम का रश तो बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, उनको भी जाहिर है बढ़ाया जाए ताकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने दरवाजे हैं दाखिली और खारजी, उन तमाम पर वो मामूर हों और उनको स्कैन करके अंदर जाने दिया जाए, कोई असला वगैरह ना जाए। और अंदर जैसे ही कोई एक मोबाइल नंबर सिक्योरिटी का जो है वो मुख्तलिफ जगह पर आवेजा किया जाए और उस आवेजा करने से ये उसके साथ मैसेज हो कि फौरी तौर पर इतला दें। सवाल मैं अपना कंटिन्यू करूंगी, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई आई गेस। तो मैं ये कह रहा था अच्छा कि सिक्योरिटी के हवाले से जितने भी यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार हैं, एक नंबर मुतारफ कराएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और वो आवेजा किया जाए और पूरी कचहरी को पता हो कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो इस नंबर पर फौरी इतला दी जाए। और बड़ी अहम बात की आपने, वहां पर फिल फौर सिक्योरिटी एहलकार पहुंच जाएं और उनको पकड़कर मुतलका हुकाम के हवाले करें। तो ये सिक्योरिटी के हवाले से मेरी राय है। सर आपने आम आवाम के बारे में तो बता दिया है, लेकिन अब जो वुकला की जानिब से तशद्दुद के जो वाकयात रोनमा होते हैं और हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वुकला की तरफ से ऐसा है कि देखें, जब कोई हम ये लॉयर अपनी यूनिफॉर्म में है, उसकी एक डिग्निटी है, एक वकार है, एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। अगर उसके वो अगर अपना केस प्लीड कर रहा है, अगर वो केस प्लीड कर रहा है और एक तरफ से पार्टी जो है वो कहती है नहीं जी आप पर्सनल हो गए हैं, तो वो पर्सनल तो नहीं है, वो तो लॉयर है, उसने तो अपना केस प्लीड करना है। तो पार्टी क्यों उस वकील को पर्सनल ले रही होती है कि ये नहीं, ये मेरा पर्सनल केस के अंदर मेरी मुखालफत कर रहा है। तो लॉयर जो है वो अपना सिर्फ केस को प्लीड करता है, ठीक है, वो दूसरी पार्टी के मुखालिफ नहीं होता। तो मैं तो जब से हूं यहाँ पे, हमने तो देखा है कि वकला की तरफ से कभी भी ऐसा जो है वाकया रूनुमा नहीं हुआ। वकला हमेशा जो है वो हमारे आवाम जो है उनका कहना यही है और लोगों ने बड़ी ऑब्जर्वेशंस के साथ ये मुद्दा जाहिर भी किया है। इमरान साहब, आपका चूंकि आपकी बीट भी ये है, आपका लोगों में उठना बैठना भी है, तो आपका इस बात पे क्या मौकफ है? देखिए, बल्कि आपके प्लेटफॉर्म पे और जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ पे मौजूदगी है इनकी अवाम के लिए और वकला के लिए, एक मैं सजेशन देना चाहूँगा कि जो अवाम कहते हैं कि हमें वकला ने नाहक मारा है,
तो मैं समझता हूँ जिस तरह ये सिक्योरिटी के हवाले से कह रहे हैं कि एक नंबर होना चाहिए, तो अगर वकला नाहक मारते हैं तो एक 3 रुकनी 5 रुकनी कमेटी और बार उहदेदारान को बना देनी चाहिए। जनरल सेक्रेटरी साहब से हम ये मुतालबा भी करेंगे, गुजारिश भी, कि वो कमेटी फिर स्क्रूटनी करे कि आया कि उस वकील ने तशद्दुद किया किया भी है या वकील फिर का उस बंदे का मनगढ़ंत कसूर था, कहानी। जो वकील अक्सर रिलेटिव्स होते हैं, तो वो इंक्वायर करे। अगर वकील गिल्टी है तो फिर उसका रेफरेंस बना के पंजाब बार में भेजना चाहिए। पंजाब बार उस पे वकील साहब का लाइसेंस भी मंसूख करेगी और उसको जो मिसकंडक्ट की बिकॉज punishment ऑब्वियसली है। इस तरह तो एक बड़ा नेगेटिव मैसेज भी जा रहा है। अगर वकला इस चीज को प्रमोट नहीं भी कर रहे, वकला अगर तशद्दुद नहीं भी कर रहे, तो वो एक नेगेटिव इमेज जा रहा है एक वकला कमेटी का। बन जानी बिल्कुल, चाहिए जो इमरान साहब आप सही फरमा रहे हैं। हमारे पास हमारी पहले ना एक डिसिप्लिनरी कमेटी मौजूद है पंजाब अच्छा, बार काउंसिल की, एक ठीक है। डिसिप्लिन कमेटी है पंजाब बार काउंसिल, जो हमारा लाइसेंस अवार्डिंग जो हमारी काउंसिल है, ठीक जो हमें है। लाइसेंस अवार्ड करती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो वहां पर एक डिसिप्लिन कमेटी भी फाल है। अगर किसी को कोई शिकायत होती है या अगर कोई समझता है कि मुझे वकील से किसी किस्म का प्रॉब्लम है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है, तो वो डिसिप्लिन कमेटी को अप्रोच कर सकता है। और अच्छा। डिसिप्लिन कमेटी बड़ी जो है ना वो गैर जानिबदार होती है और वहां से जो है उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जैसे इमरान साहब ने निशानदेही की है, बिल्कुल मैं अपनी एग्जेक्टिव में जो है ये बातें हमारी डिस्कस होती हैं, हमारी जाहिर है एनुअल मंथली मीटिंग भी होती ठीक है है। एग्जेक्टिव की, तो वहां पे हम ये डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन वकला की तरफ से अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात है, यानी कि किसी किस्म का कोई, तो हमारे पास कोई शिकायत आए, रिटर्न शिकायत आए, तो देन उसको हम उस पर देखेंगे। अमल हमारे किया पास तो जाएगा। कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं आती लॉयर के अगेंस्ट कि इसने मुझ पर तशद्दुद किया है या मारा है या पीटा है। कोई ऐसी शिकायत जो है बड़ा खौफ वो भी ऑन तो फैलाया हुआ है ना वकला ने अपना। नहीं नहीं, वकला तो बड़े शरीफ लोग हैं और बड़ा अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनको ना छेड़ा जाए वो कुछ नहीं कहते। अच्छा। अगर छेड़ेंगे तो फिर तो कुछ ना कुछ सामना करना पड़ेगा। अच्छा, इमरान साहब आपसे बात करना चाहूंगी मैं। मुझे बताइएगा, हाई कोर्ट में एक तो छुट्टियां भी चल रही हैं, तो छुट्टियों में ऐसे कौन से अहम केसेस हैं जिनकी समाअत की जाएगी? देखें, हाई कोर्ट में हमेशा छुट्टियां होती हैं, 9 सितंबर तक होती हैं और ये जुलाई से शुरू होती हैं। तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है और यहाँ सिर्फ अर्जेंट केसेस हैं, जमानत की दरखास्तें हैं। जितने मुकदमात हो रहे होते हैं, जिनकी जमानतें मनसूख होती हैं, वो हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। ठीक इसी है। तरह स्टे मैटर्स हैं। इसी तरह वो जो आम नोयत के जो पब्लिक समझती है कि अगर इसका हाई कोर्ट से रजू ना किया फौरी तौर पे और तो इसका नुकसान हो जाना है, 3 माह की छुट्टियों के बाद किया, जैसे किसी का नाहक ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है, किसी को जबरी जो है वो रिटायर्ड कर दिया जाता है, कोई इस तरह के स्टे मैटर्स होते हैं, किसी की दुकान पे घर पे कब्जा हो रहा होता है, तो ऐसे तमाम, और जो नीचे केसेस डिसाइड हो रहे होते हैं अभी मातहत अदालतों सेशन सिविल कोर्ट्स में तो छुट्टियां नहीं हैं, तो उनके डिसीजन के खिलाफ भी ऊपर अपीलें जो हैं वो दायर हो रही होती हैं। तो ये अहम नोयत के केसेस हैं जो जिनकी समाअत हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी सजेशन भी है कि ये छुट्टियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं और इस हवाले से मुल्तान हाई कोर्ट बार की जानिब से बारहा लेटर्स भी लिखे गए हैं। साबिक सदर हाई कोर्ट बार रियाज गिलानी साहब हैं, उन्होंने बारहा लेटर्स लिखे हैं कि इन छुट्टियों को कम किया जाए या छुट्टियों में जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, नए जजेस तैनात हों। कि अभी छुट्टियों में भी जजेस हैं, 3 जज आज इस वीक में जो है वो काम कर रहे हैं, तो अगर 3 की जगह 6 करेंगे तो ज्यादा केसेस ज्यादा केसेस की समाअत हो तो सकेगी। हाँ जी, 3 जजेस हैं तो एक जज के पास 200 केसेस छुट्टियों में भी होता है, तो बड़ी वो बरो वक्त उनको हल करने के हवाले से भी बड़े मामला। अच्छा इमरान साहब, ये भी बताइएगा कि अदालतों में चालान भिजवाने के लिए पुलिस प्रोसिक्यूशन ने सर जोड़ लिए हैं, तो टाइम पर बर वक्त चालान भिजवाना किस कदर अहम हो चुका है अब? देखें, चालान जो है वो तो 14 दिन और 17 दिन का टाइम दिया हुआ है कि चालान 17 दिन के अंदर अंदर जो है, जब कोई भी पर्चा मुकदमा होता है किसी भी थाने में, तो उसका जो है वो चालान 17 दिन में जमा करवाना होता है। अगर जमा सबमिट नहीं करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं जो कि फ़ायदा दे रहे होते हैं किसी भी मुलजिम को। आप ये देखें कि लड़ाई झगड़े में कोई मुलजिम है, उसने बेल करवा ली है या उसका किसी का पोस्ट अरेस्ट बेल में कोई ट्रायल चल रहा होता है, असल मुलजिम का चालान नहीं पहुंचता बरो वक्त, तो फिर वो उनको वो उसमें जो है उनको फ़ायदा हो रहा होता है। कोई 249 की एप्लीकेशन है वो दे कि भाई चालान नहीं आया, अभी इतना ट्रायल नहीं चला इतने अरसे से, तो वो बरी भी हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा।
तो यहाँ अदनान साहब भी इसमें वो करेंगे। लेकिन चलान जो प्रोसिक्यूशन की मैं यहाँ बात बताता चलूँ, जी। इस वक्त सीपीओ तमाम एसपीज डेली बेसिस पे प्रोसिक्यूशन ऑफिस मुल्तान के जा रहे हैं। इम्तियाज़ रसूल चीमा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनसे मिल के कि इनका फोकस यही है। पिछले हफ्ते मैंने जो फिगर्स लिए थे 14,000 चलान ऐसे थे जो कि थानों से अदालतों में नहीं भिजवाए गए थे। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट ने सही से काम नहीं किया? अब डिपार्टमेंट पुलिस देखें, पुलिस से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं इतने ज़्यादा प्रेशर है, हम सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं, मुहर्रम में भी काम कर रहे हैं, वीवीआईपी ड्यूटीज़ भी हैं, हाई कोर्ट में भी रोज़ाना डकैत भी पकड़ने हैं, चोर भी पकड़ने हैं, और उसके बावजूद जो चलान हैं इतने रोज़ाना एक थाने में अगर 30 FIRs हो रही हैं और तो उसमें फौरी चलान बनाना उसके 17 दिन के अंदर, और प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जाके जमा करवाना, और प्रोसिक्यूशन फिर अदालत में जमा कराती है और ट्रायल के लिए वो केस शुरू हो जाता है। तो पुलिस का तो यही कहना है कि भाई बहुत ज़्यादा बर्डन है, वक्त कम होने की वजह से हम बरो वक्त नहीं पहुंचा सकते। तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि उसमें कैटेगरीज बना के ना, जैसे सीपीओ साहब भी बाकी काम कर रहे हैं, तो ये चलान के वाले से थानों में भी डिवीजन कर दी जाए। उनमें जो स्टाफ है, जो भी मुहर्रर हैं या बाकी चीज़ें हैं पुलिस वाले, उनकी ड्यूटीज़ लगा दी जाए। 2 से 3 अफराद हों, जो मतलब आईओ है वो उसको डिक्टेट करे, डिक्टेशन देने के बाद प्रिपरेशन जो है वो एक और स्टाफ में से फाइल को प्रिपेयर करके फिल फॉर उसको जमा करा दे। कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि आईओ ही सारा काम करेगा, आईओ ही नहीं लिखना है। आईओ ने मौका देखने के बाद अपनी एक फाइंडिंग दे और एक डिक्टेशन दे दे कि ये चीज़ें हैं, वो उसको प्रिपेयर करने के लिए एक अलग से स्टाफ हो, फौरी तौर पे वो सेंड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे ना 14 यहाँ पे लीगल इंस्पेक्टर्स जो हैं उनकी कमी है। ये तमाम जो चलानों के मामलात हैं वो इंस्पेक्टर लीगल का काम है। इंस्पेक्टर लीगल, आप मुल्तान के थानों में 33 थाने हैं इस वक्त, और इन 33 थानों में इतनी शॉर्टेज है, हर थाने में भी एक लीगल इंस्पेक्टर हो तो काम हो सकता है। और फिर इसके अलावा अगर हम ये स्टेप लेते हैं तो हम अपनी आम आवाम को, पब्लिक को, जो यंगस्टर्स हैं उनको हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। अगर हम बिल्कुल अगर लॉयर्स भी तैनात हो सकते हैं, क्योंकि जब लीगल इंस्पेक्टर की बात आती है तो वो लीगल है, वो लॉ ग्रेजुएट है। ठीक है, लॉ ग्रेजुएट को भी अपॉइंट कर सकते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी फाइल को प्रिपेयर करके अपना उसको इस तरीके से हम जो जॉब के मौके हैं वो भी आम आवाम को फ्राहम कर सकते हैं, और इससे ये होगा कि प्रोसेस जो है वो बड़ा स्मूथ और इजी हो जाएगा। फिर जो आवाम के गिले शिकवे हैं पुलिस डिपार्टमेंट से और लॉ डिपार्टमेंट से, वो भी किसी हद तक हमें कम होते हुए नजर आएंगे, होपफुली। अभी चलते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद अपने मौज़ूआत को हम कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हम बड़े अहम मौजू पर बात कर रहे थे। अदनान साहब, आप बताइएगा, क्योंकि हल्फ लिए हुए आपको ऑलमोस्ट 6 मंथ्स गुजर चुके हैं, तो आपने गुज़िश्ता 6 माह में क्या काम किया है आम आवाम के लिए, लॉ डिपार्टमेंट के लिए, और इसी के साथ साथ आपकी क्या हिकमत अमली है कि आइंदा जो आपके आने वाले 6 माह हैं उसमें आप क्या करने वाले हैं ताकि आम आवाम को भी आप सहूलियात दे सकें, और जो लॉ डिपार्टमेंट के कोर्ट में लोग हैं, वकला हैं, और जो बाकी एसोसिएशन है, उसके लिए आप अगले 6 माह में क्या आपकी पॉलिसीज हैं कि आप क्या करेंगे? बिल्कुल, जो जैसे हमने चार्ज लिया, हैंडिंग ओवर हुए, और मलिक जवेद अली डोगर साहब प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार और हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव, उनका विजन यही था कि हमने लॉयर्स के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए जो है कोई अच्छे और मस्बत इक़दाम करने हैं ताकि उसके जो है देरपा नताइज जो है वो सामने आ सके और वो कंटिन्यू रहें। तो शुरू में तो जैसे हमने चार्ज लिया तो बाहर देखते थे, यहाँ पे पार्किंग का बड़ा इशू था, फुटपाथ के ऊपर भी मोटरसाइकिल खड़े थे और लोगों को गुजरने में बड़ी दुश्वारियाँ आती थी। तो उसको फिर हमने प्लान किया और उसमें कमिश्नर साहब की भी बड़ी उनका सपोर्ट रही है और PHA का भी उसमें बड़ा किरदार है। तो उसको हमने फौरी तौर पर ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट किया। अब आप देखेंगे कि वहाँ पे बिल्कुल फुटपाथ बनाया गया है और ग्रीन बेल्ट जो है वो पूरी साइड से बना दी गई है और बड़ी अच्छी और खूबसूरत है। उसके अलावा जो है वो अंदर भी इसी तरह से PHA का काम थोड़ा सा जो है वो किया गया, डेवलपमेंट की गई है, और हमारे ऑफिस के बाहर भी बहुत सारे हालात ऐसे थे कि वहाँ पे उसको बेहतर बनाया गया इस ब्यूटिफिकेशन के हवाले से। और इसके अलावा पिछले दिनों हमारे पास CTO जो हैं वो सरदार साहब तशरीफ़ लाए, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर,
और उन्होंने यहाँ पर एक दरीना मुतालबा था जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का पुलिस ई खिदमत सेंटर, तो वो जो है ना वो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और सीटीओ मिलकर इसको वो करेंगे। तो हमने फिर उसके ऊपर फौरी तौर पर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स जो है वो भी हमने रिलीज़ किए और अब वो तकमील के तकरीबन मराहिल में है, वो बन जाएगा यहाँ पे और उसके बाद जो है वो फ़ाल हो जाएगा। 20 से 25 हज़ार लोग जो आ रहे हैं वो भी फ़ायदा उठाएंगे, वकला को भी फ़ायदा होगा, वकला की फैमिलीज़ को भी फ़ायदा होगा। यहाँ तकरीबन 10 से 12 सहूलतें हैं जो इस वन विंडो ऑपरेशन से जो है वो आवाम को और वकला को सहूलत दी जा सकेगी। इसके अलावा हमने कोशिश करके हमारे मुल्तान बार एसोसिएशन के तकरीबन 250 से 300 लोगों को जो है वो उसमें लीगल एडवाइज़र जो लीगल एड एजेंसी पंजाब ने बनाई है उसमें हमने रिकमेंडेशंस भेजी हैं। यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, हमारे प्यारे दोस्त हैं हसनैन गिलानी साहब, उन्होंने बड़ा उसमें ताउन किया हमारे साथ। तो उनके ताउन से हमने तकरीबन 300 लॉयर्स को लीगल एड एजेंसी में लीगल एडवाइज़र जो है वो मुकर्रर करवाया और वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही उसका रिजल्ट आ जाएगा और वो देखेंगे बहुत सारे हमारे लॉयर्स को फ़ायदा होगा। तो इसी तरह से और भी हम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉल जो हैं उनको बेहतर बनाना है और वॉशरूम के हवाले से है। सोलर का हमारा एक प्रोजेक्ट बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि सोलर जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में लगाएं ताकि तमाम लॉयर्स को यकसा फ़ायदा हो और वो अपने बिजली जो, क्योंकि दिन के टाइम हमें काम करना होता है, अगर हम सुबह सोलर पे काम करेंगे तो 4-5 बजे तक हमारा काम होता है, सोलर के साथ ही बिजली हो, उसके अलावा शाम को तो हम होते नहीं हैं। तो यहाँ ऑफिस पे तो वो भी हमारे प्रोजेक्ट में मजीद शामिल है कि सोलर का प्रोजेक्ट लाया जाए। वॉशरूम की अदम दस्तयाबी है, वो भी उस पर भी इंशाल्लाह काम हो रहा है कि वो भी जो है ना हम इसको मुकम्मल करें। और ये पार्किंग प्लाजा तो वैसे ही ये भी इस हमारे प्रोजेक्ट्स में शामिल है कि ये जैसे शिफ्ट होता है तो उसके बाद भी बहुत सारी जगह जो है वो कुशादा हो जाएगी। और भी इसके हवाले से सेहत कार्ड के हवाले से हम बात करें तो हम चाहते हैं कि लॉयर्स के अपना जो है वो एक सेहत कार्ड होना चाहिए ताकि वो उसके ज़रिए अपनी और अपने अहले खाना फैमिली का जो इलाज है वो एक अच्छे हॉस्पिटल से और बेहतर तरीके से करवा सके। तो वो भी हम उस पर भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा शटल सर्विस के हवाले से भी हमारी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर डिस्कशन है, उस पर भी इंशाल्लाह पॉजिटिवली कोशिश की जा रही है कि कोई अच्छी शटल सर्विस जो है ना वो यहाँ पर मुतारफ कराई जाए लॉयर्स के लिए जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट तक आने जाने के लिए आसानी हो सके। होपफुली उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि आपके जो आइंदा आने वाले 6 माह हैं उनमें ये तमाम काम जो हैं वो मुकम्मल हो सकें। सर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को और जो आपके एसोसिएशन के लोग हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि लॉयर्स जो है वो हमारा पढ़ा लिखा तबका है और एक सोसाइटी में अहम मकाम रखता है। मैं अपने लॉयर्स से भी यही कहूँगा कि जो हमारे सीनियर लॉयर हैं उनसे तो हमेशा हमने सीखा है और हमने लॉ को सीखा है, अदब, एहतराम, तहजीब। तो इसी तरह से जैसे हमने अपने सीनियर से सीखा है वो मैं अपने जूनियर्स को भी पैगाम दूंगा कि आप इसी तरह से लॉ के अंदर जो है बहुत सारा यहाँ पे स्कोप है, आप मेहनत करें, मेहनत करके आगे आएँ। मजिस्ट्रेट तैनात हों, सिविल जज हों, एडिशनल सेशन जज हों। जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा कमी है एजुकेशन के हवाले से। इस एजुकेशन को कंटिन्यू रखें और हमें देखिएगा आने वाले वक्त में बहुत सारे मौके जो हैं वो हमारे जनूबी पंजाब के लिए भी होंगे, लॉयर्स के लिए भी होंगे, आम आवाम के लिए भी होंगे। ठीक है जी अदनान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़े अहम मौजू हमारे साथ डिस्कस किए। और इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े मेन इश्यूज़ को हाईलाइट भी किया और साथ ही साथ हमें गाइडलाइंस भी दी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोही एट 10 और आपकी खिदमत में फिर से हम हाजिर हैं। हमारे साथ जिस मेहमान ने ज्वाइन किया है हकीम खलील साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा हकीम साहब, जब हम बात करते हैं ना मुल्तान की और मुल्तान में आई हुई इस गर्मी की, तो साथ साथ हम आमों का जिक्र करते हैं ज़रूर
क्योंकि आपके वो लोग, वो रिश्तेदार जो आपसे नाराज भी होते हैं ना, वो जैसे ही मौसम गर्मा आना शुरू होता है ना, आपसे थोड़ी बहुत सलाम दुआ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आम अच्छा यहीं से मिलेगा। तो आम हम खाते भी हैं और बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी खा जाते हैं। तो आज हमारा मौजू यही होगा कि हम आम के फ़ायदे के ऊपर बात करेंगे, और फिर वो लोग जो आम का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, फिर उस पर भी हम बात करेंगे। तो मुझे बताइएगा कि आम इंसान की सेहत पर आम खाने से क्या फ़ायदे हैं, क्या असरात हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद। देखें, आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। रंग खूबसूरत, शक्ल खूबसूरत और देखने में दिलकश होता है, और अपने अंदर ऐसी अट्रैक्शन रखता है कि जो ना भी खाना चाहे उसका भी दिल चाहता है कि मैं खा लूँ। आम के अंदर अल्लाह ने बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन रखे हुए हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि कोई भी चीज़ अगर हम एतदाल से ज़्यादा खाते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए उसके बुरे असरात हो सकते हैं। ठीक है, आम के बेशुमार फ़ायदे होते हैं। इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो मिनरल और विटामिन रखे हुए हैं उसमें पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, विटामिन सी है और फाइबर है। ये चीज़ें इनमें वाफर मिकदार में मौजूद हैं। ठीक है, अब जो पोटाशियम है ये आपके ब्लड प्रेशर जो है और जो दिल की सेहत है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और जो हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं उनकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है ये हमारे सेहत में और हमारी बॉडी में जो नर्व सिस्टम है उसके लिए फ़ायदेमंद करता है। ठीक है, और विटामिन सी हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, और जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत होगी तो हमारे जिस्म में जो बीमारी से लड़ने की क़ुव्वत है वो ज़्यादा हो जाएगी, और हमारे जिस्म में बीमारी फौरी तौर पर असरअंदाज नहीं हो सकती। ठीक है, आयरन इसमें वाफर मिकदार में मौजूद है। वो लोग जो एनीमिक हैं, खून की कमी का शिकार हैं, वो इसका अगर इस्तेमाल करें तो उनके लिए इसका फ़ायदेमंद होता है। और इसके अंदर जो फाइबर होता है वो आपके मैदे और आंतों के लिए फ़ायदेमंद होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, हकीम साहब, आम की मुख्तलिफ इक़सामात हैं। अभी पिछले दिनों एक फेस्टिवल भी हो रहा था मुल्तान में जिसमें 300 से ज़ायद कैटेगरी के जो आम थे वो वहाँ पे डिस्प्ले किया गया था। ठीक है, तो आम की इतनी ज़्यादा कैटेगरीज है, लेकिन अमूमी तौर पे हमें 5 से 6 ऐसी कैटेगरीज हैं जो आम तौर पर आवाम खाती है, उनको आवाम को उसका नॉलेज भी है। तो आप बताइएगा कि इन तमाम इक़साम के क्या फ़ायदे इंसानी सेहत पर अलग तरीके से होते हैं या क्या इनकी अफादियत एक जैसी है? देखें, बेसिकली आम की अफादियत एक जैसी ही होती है। हाँ, ये होता है कि जो बहुत बड़े आम हैं वो अगर हम एक खाते हैं तो हमारे जिस्म पे क्या असरअंदाज होते हैं, और थोड़ी मिकदार में खाएंगे तो क्या असर होगा। अब ये रही कि बंदा कहे कि मैंने, कोई भी डॉक्टर या हकीम जो है वो रिकमेंड करता है किसी मरीज़ को कि आपने एक आम खाना है। अब वो फजरी एक आम की किस्म है, वो जो 1 किलो का भी होता है, तो वो कहे कि मैंने एक ही खाया है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है, और इसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो भी ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मुराद ये है कि इसके अंदर जो कैलोरीज होती है वो तकरीबन 60 to 65 होती है। ठीक है, और चीनी की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी 60 to 70 होता है। ठीक है ना, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए आम बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर वो खाना चाहता है तो थोड़ी सी मिकदार में 1-2 काशे ले ले, लेकिन खाने के बाद उसने वॉक करनी है ताकि वो उसको कंज्यूम भी कर लें उसको। ठीक है, और दूसरा, जो लोग वज़न को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो डाइटिंग पे है, अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, उनके लिए आम बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। उसके लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आम की, क्योंकि आम जो है वो वज़न को बढ़ाता है। ठीक है ना, आम तो अमूमी तौर पे जो एक सेहतमंद इंसान है या जिसको कोई ऐसी, अल्लाह माफ़ करे, सीरियस कोई बीमारी का शिकार नहीं है, तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है कि वो कितने आम एक दिन में खा सकता है? उसको आप उसका पल्प जो है उसकी काशे बना ले, या पल्प बना के 1 कप से 2 कप, नॉर्मल जो आम का साइज होता है, जो नॉर्मल आम का साइज है 250 ग्राम तकरीबन जो है, वो आप एक वक्त में खा सकते हैं। एक दिन में? एक दिन में नहीं, एक वक्त में खाएं,
उसको कंज्यूम करें, फिर दोबारा फिर खाएं। दोबारा से खा एक ही सकते वक्त में अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो फिर आपके इंसुलिन स्पाइक करेगी, फिर आपके मसाइल जो है वो वजन बढ़ेगा, फिर उसमें फैट बढ़ेगी, फिर वो मसाइल दूसरे शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और जिनको थोड़े मैदे के मसाइल होते हैं, मैदे के लिए, intestine का मसला होता मैदे है, के लिए ये फायदेमंद है, इसके अंदर फाइबर जो है वो मैदे के लिए फायदेमंद है, लेकिन पेट भर के नहीं खाना। अच्छा, उसको सिर्फ इतना खाना है कि जो एक वक्त में वो कंज्यूम कर सके, वक्फे वक्फे से खा लिया जाए। वक्फे वक्फे से खाना बेहतर है जी, बजाय इसके कि आप एक एक ही दम दफा 2 पेट भर किलो के ना 3 खाएं। किलो आम खा जी, जाएं। जी। और दूसरा इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम खाना खा रहे हैं, पेट भर के खाना खा लिया, फिर उसके बाद एक प्लेट आम की आ गई, वो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। आम अच्छा। को उस वक्त खाना है जब आपका मैदा खाली हो, खाना खाए हुए 2 से ढाई घंटे आपके गुजर चुके हों, पहला खाना कंज्यूम हो गया, फिर आपने उसको खाना है ताकि आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंट ना करे और आपके जिस्म जो है वो उसको हजम कर ले आसानी से। कुछ लोग तो खाने के साथ ही आम खाते हैं। देखिए, अगर खाने के साथ आम खाना तो फिर रोटी को स्किप कर दें, रोटी कम अच्छा। कर दें, उसको जहां आपने पूरी खानी है वहां उसको आधी खा रोटी लें। आधी कर दें, फिर आप आम खा लें साथ, उसमें कोई इशू नहीं है। और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं फिर उनके लिए तो उनके लिए बहुत effective है। फायदेमंद है, वो इसको मिल्क शेक की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, खुसूसन वो बच्चे जो कमज़ोर हैं, वीक है, जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल स्लिम है, उनके लिए आम बहुत फायदेमंद है। उसको शेक की सूरत में दे दें, आम वैसे खिला दें आप उनको, या उसका पल्प लेके उसके अंदर थोड़ा अच्छा, सा। फिर हमारे यहाँ ये भी बड़ी आम चीज है कि आम खाने के बाद हम लस्सी जरूर पीते हैं, तो इसके बारे ये में भी कॉन्सेप्ट जरा गलत है, बताइएगा। ये गलत है कॉन्सेप्ट। क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया कि जब हम आम खाने के बाद फौरी तौर पे कहते हैं जी इसका असर, इससे गर्माइश हो जाएगी, इससे जो है वो जिस्म के अंदर गर्मी होगी, आप लस्सी पिए, लस्सी के 2-4 ग्लास पिए। देखिए, आम जो है वो हमारे जिस्म से जहरीले मवाद को निकालता है, अच्छा, डिटॉक्सिक करता है हमारी बॉडी को। तो आम खाने से गर्माइश, एंटीऑक्सीडेंट है। जी एंटीऑक्सीडेंट भी है, और जिस्म के अंदर से जो जहरीले मादे हैं उनको निकालता है, टॉक्सिन्स को निकालता है। जी टॉक्सिक को निकालता है। और फिर आप ये देखिए, अगर आपने आम खा लिया, आपने एनर्जी लेनी है, आम का मिजाज तिब के लिहाज से गर्म और तर होता है, ठीक अच्छा। है। अब आप ये बताएं, आम रूटीन में आप 1 कप चाय का पी लें गर्म, और उसके बाद कोई भी ठंडी चीज पिए, क्या वो फायदेमंद है? नहीं, नहीं, उसका तो बल्कि नेगेटिव आएगा। इसी तरह आम का मिजाज जो है वो गर्म और तर होता है। जब आप वो खा लेते हैं, उसके बाद आप लस्सी पीते हैं जो ठंडी होती है, तो इनका जो रिएक्शन होना है वो अच्छा नहीं होना। उससे अच्छा। आपका बॉडी जो है, आपका मैदा जो है वो वीक हो जाएगा, आपका हाजमे का अमल सुस्त हो जाएगा, और ठीक है। आपके जिस्म में जैसे होता है ना, सर्द गर्म होकर थकावट हो गई है, पट्टे खिंच गए हैं, ये कैफियत पैदा हो जाती है। तो आम खाने के बाद लस्सी पीना क्या जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अच्छा, यानी एक मिथ बना हुआ है। हाँ, बेहतर बना। हाँ, आप ये करें, जैसे अब आजकल आम का सीजन है और उसके साथ जामुन भी मिलते हैं, अगर आपने आम ज़्यादा मिकदार में खा लिए तो उसके एंटी के तौर पर आप 2, 4, 5 दाने जामुन के इस्तेमाल कर लें। अच्छा, हाँ, वो इसकी जो तेज़ी है या उसकी जो हिद्दत है उसको कदरे कम कर देगा। ठीक हो गया। हकीम साहब, ये भी बताइएगा कि लस्सी की भी 2 इकसाम हैं, जी। कच्ची लस्सी और एक दूसरी, तो कौन सी ज्यादा फायदियत रखती है और किसको किस वक्त इस्तेमाल करना मुनासिब है? देखें, कच्ची लस्सी जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। थोड़ा सा दूध लें, उसमें हल्का सा नमक डाल लें। कुछ लोग लस्सी के नाम पे आधा ग्लास दूध लेके आधा ग्लास पानी लेते हैं। नहीं, उसको मतलब पतला करें ना, उसको जितनी पतली होगी उतनी उतना फायदियत उतना, ज्यादा उतना होगी। फायदेमंद होता है, ठीक ठीक है। इसी तरह जो दही की लस्सी आप बनाते हैं, उसको भी आपने ज़्यादा थिक नहीं लेना है, पतली करके पिएं। आजकल जो चाटी की लस्सी मिलती है जिसमें से मक्खन निकला हुआ होता है, वो बहुत फ़ायदेमंद है, वो हाजमे के लिए भी ठीक है। गर्मी के मौसम में वो आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाती ठीक है। आपके हाजमे के अमल को भी ठीक और करती ये है। जो दूध वाली लस्सी है इसका बताइएगा। दूध वाली लस्सी जो है, इससे आपके जो पेशाब की जलन होती है वो ठीक हो जाती है, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होती, और हाजमे के अमल को ये ठीक करती है। ठीक है, तो इसको वैसे ही हम इसका इंटेक ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ठंडी ना लें, ज्यादा ठंडी क्योंकि ना लें। कोई भी ठंडी चीज़ें हमारे जिस्म के लिए और हमारे मैदे के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। आपको पता है कि हाजमे के अमल को ठीक करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो गर्म होती हैं, ठंडी चीज़ें हाजमे के अमल को सुस्त करती हैं। इसकी ठीक मिसाल है। मैं आपको देता हूँ कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि गर्मियों में भूख कम हो जाती है ना,
उसकी वजह ये होती है कि गर्मी से बचने के लिए हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सारी ठंडी इस्तेमाल करते ठंडे हैं, मशरूबात, ठीक है, जिससे हमारा हाजमे का अमल सुस्त हो जाता है। और सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए हम सारी चीज़ें गर्म इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा हाजमा जो है वो तेज़ हो जाता है और हमारी ये भूख आपने बेहतर। बिल्कुल लॉजिकल बात की है, अब समझ आया। हाँ, ऐसे ही होता है। ये नहीं होता कि अब देखें, अल्लाह ताला ने गर्मियों में आम पैदा किए, हालांकि ये गर्म है ना, जहन में आता है कि यार ये सर्दियों में होने चाहिए थे ठीक है ना, लेकिन निज़ाम में कुदरत है कि हर चीज़ को बैलेंस करना है। आप देखें कि गर्मियों में हमारी कोशिश होती है कि हम हर चीज़ ठंडी इस्तेमाल करें, ऐसा ही है। ठंडा पानी पीते हैं, मशरूबात पीते हैं, ठंडी चीज़ें लेते हैं, सर ठंडी जगह पे रहते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए देखें आजकल आम आया हुआ है, गर्म है, खजूर आई हुई है, गर्म है, खुबानी आई हुई है, गर्म है। तो हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने पहले इंतजाम किया हुआ है। अल्लाह ताला को पता है कि इन्होंने बाज तो आना कोई नहीं तो इसलिए वो जो है ना। ठीक है, तो आम खाने से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचा जा सकता है? देखें, आम आपके स्किन को बहुत अच्छा कर देता है। आपके जिस्म पे या चेहरे पे जो दाने निकलते हैं आम खाने से वो ठीक होता है। हकीम साहब, ये बड़ा सुना है मैंने कि जिन लोगों के चेहरे पे एक्नी होना शुरू हो जाए, लोग कहते हैं ये आम बहुत ज्यादा खा रहा है इसलिए इसको एक्नी होना शुरू हो गई। ये गलत, कॉन्सेप्ट ही गलत है। देखें, अभी मैंने आपको कहा कि आम जो है वो जिस्म से जहरीले मादे निकालता है या डिटॉक्स करता है, ठीक है ना। तो जो आपके ये जो पिंपल्स निकलते हैं, ये दाने निकलते हैं, ये किस वजह से निकलते हैं? ठीक है ना, तेजाबी मादे हैं, जहरीले मादे हैं ना, जब आम इनको निकालता है तो उसकी वजह से तो ये ठीक हो जाते हैं, ये खराब नहीं होते। अच्छा। ये गलत बात है, आम खाने से दाने नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो मौजूद विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये जो चीजें आप बता रहे थे उनकी खसूसियात क्या हैं? देखें, इसके अंदर आयरन मौजूद है। अच्छा हकीम साहब, ये डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक का वक्त हो चुका है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं और हमें ज्वाइन किया हमारी नई गेस्ट ने, डॉक्टर फातिमा, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? बस बेहतरीन, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, हम हकीम साहब की पहले एक बात को कंटिन्यू कर लेते हैं। हकीम साहब, आपसे हम बात कर रहे थे कि जो आम में मौजूद विटामिन और मिनरल्स हैं उनकी क्या खसूसियात है, वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करती हैं? देखिए, आम के अंदर फौलाद मौजूद है, आयरन, जो जिस्म में खून की कमी को बेहतर करता है, ठीक है। इसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और दिल की सेहत के लिए अच्छा है। इसी तरह इसके अंदर पोटाशियम मौजूद होता है और फाइबर रिच मिकदार में होता है और विटामिन सी होता है। और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए और क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए बहुत बेहतर होता है। जब हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त ठीक होगी तो हमारे जिस्म में बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो क़ुव्वत ज़्यादा होगी, छोटी मोटी बीमारियाँ फिर असरअंदाज नहीं होती। ओके, ठीक है। यानी इन शॉर्ट आम के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो बहुत सारी बीमारियों को, बड़ी बीमारियों को भी दूर करता है। लेकिन जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए आम बिल्कुल भी जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। ये बार बार बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन जो है वो डाइट कॉन्शियस बहुत ज्यादा है, उनके लिए आम नहीं ठीक। और जो शुगर के मरीज हैं उनके लिए आम बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। डायबिटिक लोगों के लिए तो आम जहर है। सिर्फ चख सकते हैं, खा नहीं सकते। चख के थोड़ा सा टेस्ट ले सकते हैं, खा नहीं सकते प्रॉपर। जब डॉक्टर फातिमा ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया का दौर है और लोग जो हैं वो एआई पे शिफ्ट हो गए हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी जो बच्चों की तरफ तवज्जो है एक तो वो भी कम हो चुकी है। सेकेंडली जो जिस तरह पहले वक्तों में और हमने भी अपने बचपन में जो गेम्स खेलते थे वो आउटडोर गेम्स होती थी, लेकिन अब अगर देखा जाए एक तो पेरेंट्स जो हैं वो सेफ फील नहीं करते अपने बच्चों को बाहर भेजना, लेकिन इंडोर गेम्स में भी वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन की हद तक उन्होंने महदूद कर दिया अपने बच्चों को। तो ये जो इंडोर और आउटडोर गेम्स हैं इनका ज़रा हमें कॉन्सेप्ट भी बताइएगा और ये सेहत पे हमारी किस तरह से असर करती हैं और हमारे बच्चों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, बड़ों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। टॉपिक आपका अच्छा है और ये आजकल की ज़रूरत भी है क्योंकि हम सारे लोग, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हम लोग अपने आप तक
महदूद होके रह गए हैं, चाहे वो बड़े हों तो चाहे वो बच्चे हों। ऐसा ही है। लेकिन बच्चे क्योंकि हमारे लिए इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ग्रो करना, अडल्ट्स ग्रो कर चुके होते हैं, वो तो हमारा फ्यूचर है। यस, वो एक स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं, लेकिन अडल्ट्स के अंदर भी उनकी मेंटल हेल्थ इसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, जो उनको रिकंसीडर करना चाहिए। अभी आपके क्वेश्चन में ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जिसका आपने खुद ही आंसर दे दिया कि जो बच्चे और बड़ों का रिलेशनशिप है वो इसकी वजह से इतना ज्यादा इफेक्ट हो गया कि इतना ज्यादा उसके अंदर गैप आ गया है। पहले लोग एक टेबल पे बैठते थे, एक दूसरे से बात करते थे, घर के फैमिली मेंबर्स खाना इकट्ठा खाते थे, नहीं खाने का टाइम बन रहा तो चाय इकट्ठी पी रहे हैं, चाय का नहीं टाइम बन रहा तो नाश्ता इकट्ठे करे, कोई एक टाइम उनका डिसाइडेड होता था, वो सारे घर वाले बैठते थे, आपस में चीजें डिस्कस करते थे, प्रॉब्लम शेयर होती थी, तो आप देखें उसकी इंटेंसिटी भी कम होती थी और लोग बहुत अच्छे और खुशहाल जिंदगी गुजार। ऐसा ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब बड़ा अपने सेल फोन में है, छोटा अपने गेम्स के अंदर है, जो बच्चा भी बहुत छोटा है उसको हमने राइम्स पे लगाया हुआ है, वो राइम सुन रहा है तो वो दूध पी रहा है, उसके साथ में कोई चीज चल रही, कार्टून चल रहे हैं तो खाना वो खा रहा है, अदरवाइज वो नहीं खा रहा। देखिए ये उनको सोशल आइसोलेशन में लेके जा रहा है, वो अपने आप में लेके जा रहा है। सोशल गेम्स करती क्या है, देखिए जब हम स्टार्ट में कोई भी बंदा सेल यूज करना शुरू करता है ना, नया आता है या कोई नई गेम स्टार्ट करता है या आप कोई भी नई चीज ले लें, तो आपका जो ब्रेन होता है वो कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसमें डोपामीन सबसे फर्स्ट आता है। डोपामीन जो होता है वो आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स को रिलीज करता है। आपको शुरू में बहुत खुशी होगी, आपकी इंगेजमेंट भी ज्यादा हो जाएगी, सारी चीजें ठीक होंगी, लेकिन क्या होगा, एट द लॉन्ग टर्म आपको स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस आपको लीड करेगा टुवर्ड्स डिप्रेशन, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। मेंटल हेल्थ उससे इफेक्ट होनी ही होनी है अगर वो लॉन्ग टर्म यूज में है। और आउटडोर गेम्स के अंदर ये है कि आप जितना ज्यादा बाहर जाएंगे, एक तो आप फ्रेश एयर लेंगे, आप फिजिकल एक्सर्शन करेंगे, ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आप सोशलाइज करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई बात को समझे तो। अच्छा, तो हम आज के दौर में भी इंडोर गेम्स घर में रहते हुए ऐसी कौन सी गेम्स हैं जो खेलते हुए बच्चे जो हैं वो मेंटली तौर पे ग्रो कर सकते हैं? देखें, जब हम इंडोर की बात करते हैं ना, इंडोर गेम्स खेलते हुए जो बच्चा जो काम नहीं कर सकता ना, वो ओन क्रिएटिविटी नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि आपने उसको प्रिस्क्राइब्ड गेम दी है। अब फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल थी, एक आउटडोर गेम थी, आप आउटडोर में खेलते थे, आप एक्सर्शन करते थे, आप भागते थे। अब आपने उसको क्या किया, अब आप बच्चों के प्लेइंग एरिया में जाए, वहां आपको इतना सा कोर्ट मिलेगा, दैट इज बास्केटबॉल कोर्ट। उन्होंने बता दिया जी आप यहां से बास्केट आप पकड़े, आप उसको आपने क्या ही उसके अंदर खेला, आपने क्या ही मेंटल एक्सर्शन की, फिजिकल एक्सर्शन की, आपने क्या ही चीजों को एक्सप्लोर किया। आपको पता है कि ऑटोमेटिकली बॉल ने आ जाना है मेरे पास और मैंने उठाना और उसको पुल कर दे, तो ये तो कोई बात ना होती। एग्जैक्टली, इंडोर गेम बॉडी जो है वो फिजिकली इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, इन्वॉल्व। इसका मतलब ये है कि हम उनको लिमिटेड कर रहे हैं कि वो क्रिएटिविटी से दूर होते चले जाएं। हम खुद कर रहे हैं। तो जो आउटडोर गेम्स करने वाले बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ में और इंडोर गेम्स करने वाले बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है जो इंडोर गेम्स में इन्वॉल्व है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व है। अच्छा, अब आप देखें कि आपका जितना भी वेस्ट है जहां से ये सारी चीजें आई हैं, वो अब लोग दोबारा फिजिकली चीजों गेम्स के ऊपर शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। हम इंडोर पे आ गए, वो आउटडोर पे चले अच्छा, लेकिन वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो उनके और भी बड़े तरीके हैं फिजिकल एक्टिविटीज करने के। वहाँ कोई शो ऑफ का सिनेरियो है ही नहीं, वो लोग पैदल चलते हैं, उनकी वॉक टाइमिंग फिक्स हैं, वो योगा करते हैं, वो जिम जाते हैं, उनकी एक्सरसाइज टाइमिंग्स फिक्स हैं। वो जो फिजिकल एक्सर्शन की आप बात कर रही हैं वो इस तरीके से भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है एक्सरसाइज का, योगा का, इन चीजों का। हम कहते हैं जी सुबह उठे हैं, 5-10 मिनट पहले ऑफिस के टाइमिंग से उठे हैं, हम जी फटाफट तैयार होते हैं और भागते हैं अपनी ऑफिस की तरफ। हम शाम में वहां से फ्री होते हैं तो आते ही हम खाना खाते हैं और लेट जाते हैं। देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे बच्चों की।
बच्चे वहां पे आप देखिए तरह वॉक तो वो भी नहीं कर रहे, क्योंकि वॉक में उनका इंटरेस्ट नहीं है। जैसे जैसे वो बड़े हो जाएंगे तब वो साइकिलिंग करते हैं, अपने डॉग्स को बाहर लेके जाते हैं वॉक्स पे, लेकिन वो छोटा टाइम पीरियड है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है। ज्यादातर आप देखो जब वो बीचेस पे जाते हैं तो वो फ्रीली अपने बच्चों को छोड़ते हैं, और वो देखो वो कैनाल्स बना रहे होते हैं, हाउस बना रहे होते हैं, उसे तोड़ रहे होते हैं। जबकि अगर हम यहाँ देखते हैं अपने बच्चों के, तो अब वो वाली चीज रही नहीं जो आप कहते थे ना कि आपने सैंड प्ले करना है, आपको ये कर दें, आप कुछ और बना लें। आप क्रिएटिविटी को जो है ना वो बाउंडेड मत करें इंडोर के अंदर। लूडो खेल लेगा, वो कार्ड्स खेल लेगा, नहीं, मोनो खेल लेगा, मोनोपोली खेल लेगा, बास्केटबॉल की जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी वो खेल लेगा। अब बैडमिंटन भी उन लोगों ने इस तरह से दिया है कि आप रैकेट पकड़ के खड़े हुए हैं, शटल आपने सिर्फ एक उसको क्लिक करना है, हिट करना है, और वो शटल आपके पास वापस दोबारा आप अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। अब ये भी इंडोर आ गया। अब जितना इंडोर होते चले जाएंगे आप उतना ही अपने आप को मेंटली चले जाएंगे। अच्छा, क्योंकि देखिए जब आपकी इंटरेक्शन दूसरे के साथ नहीं है, वी आर सोशल एनिमल्स। सोशल एनिमल्स मींस वी हैव टू इंटरैक्ट विद अदर पर्संस बिकॉज़ वी आर सोशल। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे हम, लेकिन वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हम बड़े अहम मौजू पर बात कर रहे थे, जो कि आज के वालिदैन, आज के हमारे बुजुर्ग, आज के लोग इस चीज़ को शायद अहमियत देना कम कर चुके हैं और अहमियत देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब आप बड़ी अहम बात कर रही थी, उसको कंटिन्यू करिएगा। हम यही बात कर रहे थे कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं ना आपकी इंडोर के। आप ये देखें आज हर बच्चा ये शिकायत करता है कि वो इरिटेट रहता है। एग्जैक्टली, वो जिद हो जाते हैं जरा सी बात के ऊपर। ऐसा ही हमें गुस्सा ज्यादा आने लग जाता है, हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, एग्रेशन बहुत आ गया हमारे अंदर। क्यों क्यों क्यों? आपकी आइसोलेशन की वजह से। आपने इंटरेक्ट ही किसी के साथ नहीं किया। आप गेम खेल रहे हैं, इसलिए भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए आपने कहीं वेंटिलेट तो होना है। अब ये तो नहीं हो सकता आप सारे प्रॉब्लम्स अपने एआई को बता दो, एआई आपको लिख के आंसर करता रहे, या गेम्स आप कितनी देर बिजी रह जाओगे। उस 10-12 घंटे आपने गेम खेली, उसके बाद आपको नींद नहीं आ रही, ऑटोमेटिकली फिर हमें स्ट्रेस होना शुरू होता है, एंजाइटी होती है, हमारे जो काम रुके हुए होते हैं उन पे परेशान होना शुरू हो जाते हैं, फिर जो चीजें नहीं भी होती उन पे भी ओवरथिंक करते हैं। आप ये देखें सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक तो आपकी इरिटेशन आ गई, आपकी फटीग हो गई, आपका फ्रस्ट्रेशन हो गया, आपका एंगर हो गया। मजे की बात है जो उनको फिजिकली चीज तंग करेगी ना, वो स्लीप डिप्राइव्ड होंगे, वो नींद नहीं आती, शॉर्ट टर्म हो जाती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर दवाइयां खाने पे आ जाएंगे, और फिर जब डॉक्टर पूछता है कि आप ऐसा, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, नहीं आप देखो आप एडमिट ही नहीं कर रहे हो। फिर दवाइयों पे भी हम आसानी से नहीं आते, क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है, हम लोग इस चीज का सबूत देते हैं कि हम डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जाते। हम खैर साइकोलॉजिस्ट का तो कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे बड़ी देर से आया, और अभी भी लोग साइकोलॉजिस्ट को अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो जिस तरह आपके दिल के अमराज हैं, आपके लंग्स के मसाइल हैं, आपके बाकी मसाइल हैं, उसी तरह जो आपके जहनी मसाइल हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। उनसे भी लोग मर जाते हैं, उनकी सडन डेथ्स हो जाती हैं, ये चीजें भी सामने आती हैं। तो जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, फिर हमारे डॉक्टर साहिबा हकीम साहब ये भी जरा बात करिएगा इस पर भी, कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साइकोलॉजिकल इश्यूज को डिफरे हैं, अपने बच्चों के साइकोलॉजिकल इश्यूज को यानी उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं कि जी नहीं ये तो नॉर्मल है, ये तो इसकी नेचर है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन चीजों में। बिल्कुल, देखिए अगर आपके बच्चे के अंदर, माँ बाप से ज्यादा किसको बेहतर पता होगा कि मेरे बच्चे के अंदर कब कौन सी चीज चेंज हो रही है। अगर आपकी माँ के पास इतना टाइम ही नहीं है, वो एक वर्किंग वूमेन है या वो एक हाउस लेडी है, लेकिन वो इसलिए नहीं बता रही क्योंकि उसका कंपैरिजन हो रहा है दूसरे बच्चे के साथ। अब स्टडीज में भी देखो, अगर एक का बच्चा फर्स्ट आ रहा है, मेरे बेटे को लाजमी फर्स्ट आना है, मेरी बेटी को लाजमी फर्स्ट आना है। क्यों आना है भाई? हम लोग यहाँ पे 5-6 लोग बैठे हैं, ऐसा ही है, हम 5-6 अलग-अलग इंडिविजुअल्स हैं। हम लोगों की मेंटल कैपेसिटी एक जैसी नहीं है, हमारी पास फिजिकल अपीयरेंस एक जैसी नहीं है,
हमारा चीजों को देखने का नजरिया एक जैसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये ग्लास है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी नहीं है, अब ये खाली है, ये भरा हुआ है, कैसे परसीव करना है? मैं कहती हूँ ये तभी खाली क्यों है, आप कहती नहीं तो ग्लास फुल ऑफ वाटर है, अब Observation गिरेगा है तो यस, प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहा है ना। अगर माँ ये सोच के अपने बच्चे को नहीं तवज्जो दे रही, अगर एक का बच्चा लेट लर्नर है, नहीं ये सीख जाएगा, ये बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा बड़े जिनका बच्चों को थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम ट्रॉमास होते हैं, वो कहते हैं इसकी शादी कर दो ठीक हो ठीक हो जाएगा। ये अगले हमारी सोसाइटी का अलमिया बन चुका है कि जी इसकी शादी कर दो, ये बच्चा ठीक हो अगले की लड़की आपके लिए, आपके बेटे के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं है जहां उसे ठीक हो, वो नहीं ठीक होगा। आपने एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले ली, आपका बेटा तो उसको नहीं उठा सक रहा, आपने अपने जिम्मे लिया ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप डिस्कस करें, हमारे मुल्तान में बहुत ऐसे केसेस हैं, विल यू बिलीव कि मैं उनकी बात करने लगी हूं जो खुद डॉक्टर्स हैं, जो खुद प्रोफेसर्स रिटायर्ड हैं डिफरेंट फील्ड से। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे लोग बेचारे ज्यादा मार खा जाते हैं उन लोगों की निस्बत जो कि शायद जॉब नहीं करते या कोई काम नहीं करते, ऐसे लोग ज्यादा मार खा जाते हैं। एक तो सोसाइटी का प्रेशर भी बड़ा होता है उनके ऊपर कि उन्होंने हैप्पी फेस विद हैप्पी फेस लोगों को मिलना है, वो सोसाइटी का प्रेशर कि उन्होंने अपने वर्क इन्वायरमेंट में किसी को कुछ जाहिर नहीं होने देना क्योंकि रेपुटेशन है, सोसाइटी का बड़ा प्रेशर है। देखिए यहाँ पे ना एक बात समझने की है, अल्लाह ना करे, लेकिन इट्स जस्ट एन एग्जांपल, आपको कैंसर डायग्नोज हो जाता है, आप बहुत हर एक को बताते जी मैं अपना इलाज शौकत खानम से करवा रही हूँ, मुझे कैंसर हो गया, मेरी फैमिली में किसी को कैंसर हो गया, 3rd स्टेज कैंसर है। अब वो बताते हुए तो नहीं शर्माते, अब मेंटल डिजीज बताते हुए क्यों शर्माते हैं? ये भी अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस नहीं, आपके अंदर उस चीज को ऑब्जर्व करने की, सह जाने की कमी है। क्या हो जाएगा, हमें टैग ना लगा दें। देखें, कल पहले आपको ट्यूबरक्लोसिस होता था, टीबी होता था, लोग नहीं बताते थे। आज हर तीसरे बंदे को टीबी है, 9 महीने की गोलियां खाता है वो ठीक हो जाता है, तो शायद उससे भी कम हो गया टाइम। यही बात है डॉक्टर साहब कि लोगों ने इसको नॉर्मलाइज ही नहीं किया कभी, साइकोलॉजिकल सिचुएशंस को, मेंटल हेल्थ को कभी इसको फिगर आउट करने की कोशिश ही नहीं की। जानते हैं लेकिन बात कोई नहीं करना पसंद करता। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आम का जो इस्तेमाल है वो आपने बताया कि वजन को कम करने के लिए भी। नो वजन बढ़ाने के लिए, वजन मतलब उसको अगर कोई बंदा वजन कम करना चाह रहा है तो वो आम के इस्तेमाल को कम कर दे या खत्म कर दे। जी खत्म कर दे। तो लेकिन जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए, ये जो वेट गेन करना चाहते हैं उसका मिल्क शेक इस्तेमाल कर सकता है। क्वांटिटी कितनी है? देखें, जितना वो हजम कर सके, ये हर बंदे का हाजमा जो है वो मुख्तलिफ लेवल का होता है, एक जैसा नहीं होता। कोई 1 आम कंज्यूम कर सकता है, कोई 2 कर सकता है, कोई 3 कर सकता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो है 2 कप मीडियम साइज की अगर पल्प ले लिया जाए तो वो हर बंदा उसको कंज्यूम कर सकता है। फिर कच्चे आमों से इसका मुरब्बा भी बनाया जा सकता है, उससे भी फायदा हासिल किए जा सकते हैं। और गर्मियों के मौसम में, और जो अचार बनाया जाता है, हाँ जी, इसका अचार भी बनता है। और कच्चे आमों को बॉयल करके पानी में, तो इससे जो है एक वो मशरूब तैयार किया जाता है शक्कर या चीनी डाल के, वो गर्मी से बचाने के लिए और लू लगने से बचाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है और डिहाइड्रेशन नहीं होने देता वो बंदे को। ठीक है, तो अचार के क्या फायदे हैं, अचार को खाने के क्या फायदे हैं? देखिए, अचार जो है ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। आप इसके अंदर गुड बैक्टीरिया पैदा हो जा सकते हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, मैदे के लिए अच्छे हैं, हाजमे के लिए अच्छे हैं, आपकी भूख को बढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अचार खाने से गला भी खराब हो जाता है। देखिए, अचार खाने से गला नहीं खराब होता। गला उस वक्त खराब होता है कि जब आपने अचार खाया, फिर 1 गिलास ठंडे पानी का या 1 बोतल ठंडी पी ली आपने, फिर गला खराब होता है। उसके पीछे अचार कोई और हो सकता है। हाँ, खाली अचार से। कुछ लोग अचार पराठा खाने के बड़े शौकीन होते हैं, मेरे जैसे लोग। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अचार को ज्यादा खट्टा करने के लिए उसके अंदर जो है सफेद सिरके का इस्तेमाल करते हैं, उससे गला खराब हो सकता है। सिंपल अचार से कुदरती तौर पे बनाएं तो उसमें कुछ भी खराबी नहीं होती। देखिए, इसमें कुदरती तौर पे क्या होता है, इसमें मसाले हैं आपके जो सारे आपके, कलौंजी है, उसमें मेथी है, उसमें अजवाइन है, उसमें जीरा है, नमक है और मिर्च है, ठीक है। ये चीजें आपके लिए, हाजमे के लिए और मैदे के लिए और बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। सिंपल इसके अंदर आम होता है, ठीक है। और जो सरसों का तेल होता है
ये आपको पता है कि बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। जब तक एक तो ये जमता नहीं है, ठीक है, एक इसके अंदर फंगस ठीक जो है। को ये ट्रीट करता है। जो अचार तेल अचार के अंदर रहता है ना, तेल ठीक है, डिप रहता है तेल के अंदर, वो खराब नहीं होता। नहीं होता, खराब बिल्कुल उस ऐसा ही वक्त है। होगा जब वो तेल से तेल बाहर से आए। बाहर होगा। ठीक है जी ना। जी जी। तो इसलिए ये फंगस भी नहीं होने देता है, इस फायदेमंद है ये। हकीम साहब, अब तो लोगों ने घर में अचार बनाने का ट्रेंड जो है वो काफी हद तक कम कर दिया, लोग बाहर का अचार खाने लग गए। बात वही है ना, एक तो लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, दूसरा फिर इसको संभालना पड़ता है। वो एक छोटी सी बॉटल लेके आए, 2 हफ्ता 1 हफ्ता चली, फिर और जाके ले आए। लेकिन जो सफाई सुथराई घर के अचार में है वो बाहर नहीं होती। कमर्शियल जो बिल्कुल ऐसा अचार ही है, ये बनते तो हैं, हकीकत है। जब आप उसको बनते देख लें तो वो अनहाइजेनिक होता है, साफ सुथरा नहीं होता वो। तो बेहतर है कि आप घर में बनाएं उसको। फिर उसमें और आम के साथ फिर हम कैसे, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं या कौन सी ऐसी खुराक है जिसको इस्तेमाल करते हुए उसकी अफादियत को बढ़ा सकते हैं? देखें, इस आम को एक वक्त में एक फल खाएं। मुख्तलिफ फलों के मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। जब 2 मिजाज आपस में मिलते हैं तो उनका जो फायदा वाला जो है ना, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आम खा के अगर आपने ज्यादा मिकदार में खा लिए तो उसके साथ अगर 2, 4, 5 दाने जामुन के इस्तेमाल कर लिए जाए तो उसकी जो तेजी है, या जो लोगों के जेहन में आता है कि गरमाइश करते हैं, असल में वो गरमाइश नहीं करती, वो एनर्जेटिक करते हैं बॉडी को। अच्छा। उस एनर्जी की वजह से बॉडी के अंदर जो हीट पैदा होती है, हम उसको कह देते हैं जी कि ये गर्मी हो गई। ऐसा नहीं होता, आम गर्मी तो करता ही नहीं है। अच्छा, ये भी उस वक्त करेगा जब आप उसको ओवर ईटिंग करेंगी। ऑब्वियसली ओवर ईटिंग तो किसी भी चीज की खतरनाक, ठीक है ना। आप रोटी जो है वो ज्यादा खा लें, उसका भी नुकसान होता है। कोई भी चीज आप गंदम भी सुस्त करती है ना हमें। बिल्कुल करती है। अच्छा जी, और डॉक्टर हकीम साहब मुझे ये भी बताइएगा कि आम खाने से जो धूप के असरात हैं, जो हीट स्ट्रोक जैसे बीमारियां लोगों को होती हैं धूप में जाने से, गर्मी में जाने से, तो क्या उसमें भी कमी आती है? जी, उसमें कमी उस वक्त आती है जब आप कच्चे आम को बॉयल कर लें। इसके 2 तरीके होते हैं। ठीक है। कच्चे आम को बॉयल कर लें सिंपल पानी में, उसके बाद उसको पानी से निकाल लें, उसको छील लें, उसका गुद्दा जो है उसको निकाल के उसके अंदर हल्का सा नमक डाल लें, शक्कर डाल लें, उसमें पानी डाल लें, उसको शेक कर लें, उसको आप पी लें। ठीक है। एक तो आपको उससे गर्मी नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी, हाजमा बेहतर रहेगा और डिहाइड्रेशन में नहीं जाएंगे। और दूसरा ये होता है कि आजकल तो वो सिम्टम नहीं है, देहातों में वो स्टाइल मौजूद है कि वो राख होती है चूल्हे की, उसके अंदर कच्चे आम को दबा दिया जाता है, थोड़ी देर के अंदर वो नरम हो जाता है, उसको छील के यही प्रोसेस कर। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे हैं, शकूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम लीजिए मुनव्वर। वालेकुम आपने अस्सलाम। आमों का इतनी खूबसूरती से जिक्र किया है अपना मोहम्मद सुफैल साहब ने कि मेरे मुंह में पानी आया हुआ है और अभी आम मेरी पहुंच से बहुत दूर है। कहाँ मुल्तान और कहाँ ईसा कहल। तो चलो किसी दिन ये टेस्ट हम कर ही लेंगे। मेरा सवाल ये होगा जी कि आम बेस्ट वैरायटी कौन सी है, और अगर ये जो स्टोरेज किए हुए आम होते हैं आप उनको में जब सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं उसमें बेस्ट क्वालिटी कौन सी है जिसके कोई नेगेटिव असरात नहीं होते और आप वो यूज कर सकते हो? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हकीम साहब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे मौसम गर्मा गुजर जाता है, जब मौसम चला जाए तो आम को स्टोर कर लिया जाता है, तो कौन सी ऐसी आम की किस्म है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, जिसके नुकसानात जो है वो कम होते हैं या फिर नहीं होते स्टोर करने के बाद? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर फल को मौसम में खाना चाहिए, बगैर मौसम के नहीं खाना चाहिए, उसकी अफादियत कम हो जाती है। हाँ, अगर टेस्ट के लिए आप लेना चाहते हैं तो इसका गुद्दा जो है, आजकल चौंसा आम आया हुआ है, इसका गुद्दा आप ले लें, उसको साफ सुथरा किसी पैन में डाल लें या किसी डब्बे में डाल के उसको फ्रीज कर लिया जाए और फिर उसको जो है वो इस्तेमाल करते रहें तो वो खराब मिल्क शेक बना लिया जाए। मिल्क शेक ही बनेगा, वो जाहिर है मिल्क शेक की सूरत में बनेगा, या उसको कस्टर्ड टाइप बना लिया जाएगा, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। आप उसकी प्यूरी, उसका पल्प जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जी, पल्प स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर फातिमा बताइएगा मुझे कि मोबाइल गेम्स की भी हम बात कर रहे थे, तो मोबाइल गेम्स एक ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे किस तरह आते हैं मोबाइल गेम्स? हम ऑलरेडी इसके ऊपर, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये जो है आपकी स्लीप डिप्राइव करता है, आपको स्ट्रेस में लेके जाता है, सोशल आइसोलेशन करता है। स्ट्रेस कहाँ लीड करेगा? आपके डिप्रेशन में लीड करेगा, आपको फटीग रहेगी, क्योंकि आपने ऐसे बैठ के देखना है ना, हर वक्त ऐसे गेम खेलनी है। जी 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 जी।
आपका पोस्चर में, आपकी स्पाइन में आपको दर्द रहेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करता है, आपके अंदर इरिटेशन पैदा करता है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है लॉन्ग टर्म में। फिर आपको हर बात पे गुस्सा आता है, आपका आपस में जो रियल लाइफ रिलेशनशिप है उसके साथ डिस्टेंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हुआ चला जाता है। ठीक है, और इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और बड़े अहम मौजू पर बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। बस हम यही बात कर रहे थे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आपने काफी बताए कि हाँ। ज़हनी सेहत पर कितना ज्यादा एक मोबाइल फोन पर खेले जाने वाली गेम्स, जो कि आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में जा रही हैं वो गेम्स, तो प्लीज खुदारा अपने बच्चों को उन गेम्स से थोड़ा सा दूर रखें, थोड़ा सा डिस्टेंट कर लें, बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल को जब आपका बच्चा मुआशरे में कोई भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो फिर अल्टीमेटली आपको भी अफसोस होगा, दुख होगा। तो खुदारा इन चीजों पर कंट्रोल करें। डॉक्टर साहिबा, क्योंकि वक्त कम है, आप मुझे बताइएगा कि बाहर जो आउटडोर गेम्स खेली जाती हैं, बाहर खेले जाने वाली खेलें हैं, उनके हमें फायदे बताएं और तरीके भी बता दें कि बच्चों को किस तरह रागिब किया जाए कि वो बाहर जाके गेम्स खेलें। बिल्कुल ठीक। पहले मैं आपकी प्रीवियस बात को इसकी कॉन्टिन्यूएशन में लेके जाती हूँ। पहली तो बात ये कि जब बच्चा अगर घर से वो फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेट है तो उसको बाहर जाके भी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, और गुस्सा लड़ाई क्या करेगा, दूसरे के साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा जो कि उसको सॉल्व करनी नहीं आएगी। पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, बात बनेगी, सब कुछ होगा। ये इसका नेगेटिव बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फिर अगर हम अब वाली बात की तरफ से कि आउटडोर गेम्स क्या इम्पैक्ट डालती हैं, तो आप यकीन करें, नो कंपैरिजन एट ऑल। सबसे पहले बच्चों के अंदर वो क्रिएटिविटी लेकर आते हैं आउटडोर गेम्स। दूसरा, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यस। तीसरा, वो रिस्पॉन्सिबल होना सीखते हैं। चौथा, उनके अंदर अपनी स्ट्रेस और डिप्रेशन से वो दूर होते हैं या उससे वो लड़ना सीख जाते हैं। ठीक है, ठीक है। पांचवी चीज ये है कि उनके अंदर इम्पल्सिवनेस नहीं आती। यस। छठा, वो सोशलाइज करना सीखते हैं। तो ये सारी की सारी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चे के अंदर यही 5-6 फैक्टर्स को ही इनहेंस करा दें तो भी आप देखिएगा रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। एक स्टडी है, मेरे ख्याल में डॉक्टर मॉर्गन नाम है उनका, अगर मुझे सही से याद आ रहा है, तो उन्होंने कहा है कि अगर 6 years एंड अबव, ठीक है, 6 year एंड अबव, और वो भी नॉन स्कूलिंग टाइम के अंदर 1 घंटा आप उसको दिखाएं, स्क्रीन टाइम दें, अगर 1 घंटा। एक्सपेरिमेंट है जी, पूरी स्टडी पड़ी हुई है, कोई भी पढ़ सकता है, रिसर्च हुई हुई है इसके ऊपर। उनको सिर्फ 1 घंटा दें स्कूल टाइम्स में, और 2 घंटे उनको स्क्रीन टाइम दें जब उनके हॉलीडेज हो, इससे ज्यादा नहीं। ये हम राइम्स जो हमने स्टार्ट किया, हम तो उसकी बात नहीं करें, मैं 6 साल के बच्चे की सॉरी टू से, लेकिन पेरेंट्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने के लिए मोबाइल फोन बच्चों के हाथ में थमा दिया कि ये जी गेम्स में लगे रहें बच्चे, यूट्यूब देखते रहें बच्चे, जी राइम्स सुनते रहें, तो उसमें मसरूफ रहेंगे, मतलब नहीं करेंगे। किया वालिदैन ने खुद किया। जब बच्चा 6 महीने का था और उसको तो कोई पता नहीं है, राइम लगा के दूध पिलाने की क्या जरूरत है। एग्जैक्टली। माँ की आवाज इतनी अच्छी होनी चाहिए, वो कोई अच्छी बात करके अपने बच्चे को सुना सकती है, क्योंकि जब बेबी माँ ने कंसीव किया होता तब भी वो सारी बातें सुन रहा होता है। तो हम कहते हैं ना कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान में कुरान शरीफ पढ़ें या दुरूद शरीफ का विर्द ज्यादा करें, तो बस इस्तग़फ़ार का विर्द ज्यादा करें, आपके बच्चे पे उसके इम्पैक्ट हैं। आप अपने बच्चे को कोई अच्छी बात, कोई मोरल स्टोरी सुनाने के अलावा उसके साथ अपना एक लव रिलेशन को इनहेंस करने की बजाय आप उसको एक राइम सुना रहे हैं, और बाद में कहते हैं कि जी पेरेंट्स के बच्चों की वो एफिलेशन नहीं आ रही। कैसे? और फिर अच्छा ये भी है कि बच्चों में डिसीजन मेकिंग बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, बच्चे खुद साख्ता फैसले भी करते हैं, और ये चीज अच्छी भी है आई थिंक, और गलत भी है। हाँ, गलत एक अंडर एज बच्चा जो है, टीन एज बच्चा जो है, स्पोर्ट्स के थ्रू जब बच्चे टीम में खेलते हैं तो बच्चे की डिसीजन मेकिंग जो है वो स्ट्रांग होती है। टीम में खेलने से, टीम में खेलने से उसकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है, उससे पता चलता है कि ये फैसला सही है, ये गलत है, ये पॉजिटिव
चीजों के ऊपर फैसला ये लिया जा सकता है, नेगेटिव चीजों की बुनियाद पे फैसला ये लिया जा सकता है। तो बच्चे को सही गलत में बड़ा क्लियरली फर्क वाजे तौर पे उसे समझ आ जाता है। आप डिसीजन कौन ले पाएगा? जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस exactly. तभी आएगा जब आप सोशल इंटरैक्शन करोगे। सोशल इंटरैक्शन ये तब चीजें ही connected अच्छी हैं एक होती दूसरे है से। जब आप आउटडोर गेम्स करेंगे। एग्जैक्टली फिर बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल बड़ी Yes. बेहतर होती है। लैंग्वेज पे आप सीखते हैं, डिफरेंट कल्चर सीखते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट्स सीखते वेरी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम एक टीम में 12-15 लोग खेल रहे होते हैं, 12-15 लोगों का कल्चर, लैंग्वेज, उठना Yes. बैठना, एनवायरमेंटल डिफरेंसेस बड़े फर्क होते हैं, बहुत। तो बच्चा अडॉप्ट करता है। फिर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है कि अगर 15 डिफरेंट लोग हैं डिफरेंट कल्चर से, मैं इनमें एडजस्ट हो सकता हूँ, तो उसके लिए फिर बाकी चीजें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। जब वो वर्किंग एनवायरनमेंट में आएगा जहां 15 लोगों से 500 लोगों का स्टाफ Exactly. होगा, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ऑलरेडी पता होंगी। यस, दैट्स ट्रू। और इसी के साथ साथ जहां हमने ये बातें की, वहां पे डॉक्टर साहिबा ये भी बड़ा एक अहम मौजू है कि आज की जो माएँ हैं, कुछ मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, हमारी बड़ी फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं लोगों को कि मदर्स के लिए वो एक बड़ी मोटिवेशन है। वो अपने बच्चों को एक स्पेसिफिक स्क्रीन टाइम है जो 20 मिनट्स का, 15 मिनट्स का वो देती हैं। उसके बाद वो बच्चों को सैंड एक्टिविटीज, रेत और मिट्टी में खेलना, फिर वो दिखाते हैं कि जी हम अपने बच्चों को घंटे 2 घंटे के लिए ये एक्टिविटी करवाते हैं। फिर वो अपने इतने मसरूफ स्केड्यूल से, बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालते हैं वो पेरेंट्स, और हफ्ते में कोई 3 से 4 दिन उनके स्पेसिफिक होते हैं जिनमें वो बच्चों को पार्क्स लेके जाते हैं। जो वहाँ पे पार्क्स में डिफरेंट और बच्चे भी आए हुए होते हैं, उनके साथ उन्हें कनेक्ट करवाते हैं, फिर उनकी गेम्स में पार्टिसिपेट खुद भी वो करते हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है जो वो हमारी यंग जनरेशन को दे भी रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगी जो यंग मदर्स हैं, जो नई नई माएँ भी बनी हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? सिर्फ इतना कि अपने बच्चों से अपना रिलेशनशिप जो है वो रियल टाइम में उसको जो है ना मजबूत करें, राइम से नहीं। उनके साथ जब भी आप उनको फीड करा रहे हों या उनको फीडर पिला रहे हों या उनको खाना खिला रहे हों, तो आप उनसे कोई अच्छी बात करें, उनसे कुछ पूछें, उनको कुछ नया सिखाएं। और अगर वो सैंड प्ले करते हैं, आप उनको जरूर बाहर भेजें। इससे घबराएं नहीं कि मेरे बच्चे को मिट्टी लग जाएगी, मेरा बच्चा गंदा हो जाएगा, इन्फेक्शन लग जाएगा। यस, उससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, वो अच्छी तरह से ग्रो अप कर सकेगा। ठीक है जी। हकीम साहब, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे देखिए लोगों जी, को? अच्छा खाएं, साफ सुथरा खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और एक्सरसाइज को और वॉक को अपनी ज़िंदगी में लाजमी रखें। सादा खाएं, साफ सुथरा खाएं, नींद पूरी करें। ये भी बड़ा अहम मौजू है कि अपनी नींद को पूरी करना बड़ा जरूरी है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम इशा के बाद सोते हैं तो वो 3-4 बजे तक बॉडी ने रिपेयर करनी होती है अपनी। अब वो टाइम गुजार देते हैं जाके, इससे ठीक है फिर जी। प्रॉब्लम आते हैं। बिल्कुल जी। हकीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फातिमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग तशरीफ लाए, आपने टाइम दिया और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमसे डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुदारा सोसाइटी को बेहतर बनाने की इंडिविजुअली